डीके एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट डीके बॉस। भाई, हमारी इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो किताबें चलती हैं उनका सारा निचोड़ देख रहे हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन किताबों में ही हमारे भविष्य छिपा हुआ है, हमारा भविष्य छिपा हुआ है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप अगर ये निचोड़ एक बार देख लें तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। चलिए, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए डीके एजुकेशन अड्डा लाया है ये वाला टॉपिक, मतलब सारा निचोड़ है। उसमें ये वाली पुस्तक है हमारा पर्यावरण, जो कि सिर्फ एक पुस्तक होती है कक्षा 6, 7 और 8 के लिए। सिर्फ एक पुस्तक होती है, उसमें कैसे कैसे प्रश्न होंगे वो आप देखिए। और ये जो है हमारे, चाहे हमारा टैट हो, मतलब कह सकते हैं चाहे भाई, चाहे हमारा टैट हो, चाहे सुपर टैट हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें कोर्ट में कोई विवाद नहीं जाता अगर आप इनको पढ़ लें तो। मान लो कोई हम क्वेश्चन इसको पढ़ के करके आए और अगर आपका किसी परीक्षा निर्वाहक ने अगर प्रश्न गलत कर दिया तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि भाई हम ये सरकार की किताबें पढ़ते हैं, सरकारी किताब पढ़ते हो, सरकार हमारा गलत कैसे कर सकती है। तो अगर देखा जाए तो सारे साक्ष्य इन्हीं किताबों से लिए जाते हैं। इसलिए कम्पिटिटिव एग्जामों में चाहे एससीईआरटी की पुस्तकें हों, चाहे एनसीईआरटी की पुस्तकें हों, ये एक रामबाण पुस्तकें होती हैं, क्योंकि इनके साक्ष्य मजबूत होते हैं। आपको गूगल पे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी किताबें खोलने की जरूरत नहीं है। जो इससे पढ़ो वही इसमें अमर है। चलिए, हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं भाई। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण को किन 2 भागों में बांटा गया है? प्राकृतिक, जिसको भौतिक भी कहते हैं, पर्यावरण मानवीय, जिसको सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्राकृतिक पर्यावरण को हम किन 2 भागों में बांट सकते हैं? जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जीव जंतु और पेड़ पौधे। अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? जल, वायु, भूमि आदि आते हैं। अगला है, प्राकृतिक संसाधनों को किन घटकों में बांटा गया है? जैविक और अजैविक घटकों में बांटा गया है। सही है भैया। प्रश्न नंबर 6, जैविक क्या है? जंतु और वनस्पति। अजैविक क्या है? नवीकरणीय कह सकते हैं। जैविक, अजैविक में क्या आता है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय आते हैं। नवीकरणीय क्या है? जो समाप्त ना हो, जो चलता रहे पूरा हमेशा जब तक पृथ्वी लोक रहे। वायु, जल, मिट्टी और सौर ऊर्जा हमेशा चलते रहेंगे। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, मतलब एक सीमित भंडार है इनका, जैसे खनिज व जीवाश्म, जैसे कोयला वगैरह होता है, हमारा पेट्रोलियम पदार्थ हो गए। प्रश्न नंबर 11, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन लेता है? तो ये विटामिन डी लेता है भैया, सूर्य के प्रकाश से। अगला है, कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों को मजबूत करता है? विटामिन डी। हमारे शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल का भाग होता है? 70%। भैया वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ने के बाद में इतनी अथेंटिक जानकारी आपको मिलने वाली है कि बहुत ही ज़्यादा अथेंटिक जानकारी आपके पास होगी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 2 से 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण। जैविक कचरे का पुनर्चक्रण करना का अच्छा तरीका क्या है? कंपोजिट करना। अस्पताल से निकलने वाले चिकित्सीय अवशेष किस रंग के कूड़ेदान में एकत्रित किए जाते हैं? लाल रंग। गीला कचरा किस रंग के कूड़ेदान में एकत्रित होता है? हरे रंग। सूखा कचरा किस रंग के कूड़ेदान में एकत्रित होता है? नीला रंग। भैया एक एक प्रश्न बिल्कुल सोने सा खरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के जल किन 3 रूपों में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री खारे जल में है? 97% कितने प्रतिशत जल हिमनद और ध्रुवीय बर्फ चोटियों में है? 2.4%। कितने प्रतिशत जल अन्य स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है? 0.6%। सही है भैया। अगला है, धरातल पर पाए जाने वाले जल का कुछ भाग रिस कर पृथ्वी के नीचे एकत्रित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। सही है भाई। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न, भूमिगत जल अधिक शुद्ध होता है। भूमिगत जल सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों, खेतों में रोककर भूस्तर को बढ़ाना क्या कहलाता है? जल का पुनर्भरण या रिचार्ज। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। भारत की जल नीति 1987 बनाई गई और राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? सन 2002 में। भारत की जल नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी जल नीति बनाई, मतलब जो देश की थी भारत की, वही हमारी प्रदेश की बनाई। अब बात करते हैं वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन,
21% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार इसका एग्जाम में क्रम पूछ लिया गया है, तो आप ये समझ सकते हो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लो हमारी किताबों में कितना सोना छिपा हुआ है, हम कहाँ भटकते रहते हैं भाई। हमारी ये प्राइमरी की किताबें हैं, मतलब SCERT की किताबें हैं, इनमें बिल्कुल सोना छिपा हुआ है। पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण। उद्योगों की चिमनी एवं शीतलता उत्पन्न करने वाले पदार्थों में कौन सी हानिकारक गैसें निकलती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि प्रमुख है। इन्हें अपशिष्ट गैसें भी कहते हैं। नीम का उपयोगी भाग पत्ती है और उसका लाभ किस रोग में होता है? रक्त शोधक, त्वचा रोग में, जो त्वचा रोग होते हैं। ये सब गोल भूसी जो होती है, बीज होता है, उसका उपयोगी भाग भूसी है। ये किस रोग में प्रयोग होता है? पेचिश और कवच में। सिनकोना का छाल उपयोगी भाग है, वह किस रोग की दवा में काम आता है? मलेरिया। जामुन का बीजों का चूर्ण उपयोगी भाग है, वह किस रोग में लाभदायक है? मधुमेह। अब इसमें यह भी हो जाता है सिनकोना क्या उपयोगी है भाई? छाल। किस रोग में? मलेरिया। एक एक में देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। जामुन का कौन सा भाग उपयोगी है चूर्ण बनाने के लिए? बीज। और किस रोग में? मधुमेह, शुगर बोलते हैं इसे। यूकेलिप्टस का उपयोगी भाग क्या है? वो होता है तेल। तेल किसके लिए? जुकाम। मुलेठी का उपयोगी भाग क्या है? जड़। और किस भाग के लिए, किस लिए उपयोगी है? गले की खराश के लिए। पेरियार अभ्यारण्य क्या है? उडुक्की। कहाँ पे है? केरल में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। मानस अभ्यारण्य क्या है? असम में। मानस अभ्यारण्य कहाँ है? असम में। जल्दापारा अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कान्हा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा हमारा हो गया लखीमपुर खीरी। कहाँ पे भैया? ये हो गया हमारा लखीमपुर खीरी। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। केवलादेव एवं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। और प्रश्न नंबर 54 महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर उत्तर प्रदेश। ललितपुर उत्तर प्रदेश। सारे के सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, खरे सोने की तरह भैया इंपॉर्टेंट है। ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बसा के रख लो। लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कुकरल वन, वेरी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में कब स्थापित हुआ? 1984-85 में। राष्ट्रीय चंबल वन जीवन बिहार योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की संयुक्त योजना है। किसके संरक्षण के लिए? मगरमच्छवा घड़ियाल के संरक्षण के लिए। घड़ियाल प्रजनन केंद्र 2 हैं। कहाँ पे हैं? कुकरेल वन लखनऊ हो गया, कतरनिया घाट बंजीबार बहराइच हो गया। एक बहराइच में है और एक लखनऊ में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब से भारत सरकार द्वारा कुछ राज्यों में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य ने कब शामिल किया? 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एक एक प्रश्न बिल्कुल ऐसे मान लो कतई खरे सोने जैसा है भाई। एक प्रश्न भी छोड़ोगे तो समझ लो अपने जीएस या अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बराबर होगा। सही है भाई दमुआ वाले सर जी। हाँ, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। देख लो भैया हमारे कितना सोना छिपा है इन किताबों में। कहाँ पर? फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है इटावा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में। ऑपरेशन ग्रीन योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुई? 1 जुलाई 2001। ये डी के देख कर समझ मत जाना, ये मेरा नाम है भाई। वन महोत्सव कब से बनाया जाता है? 1952 से। वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? मतलब सप्ताह कह सकते हैं इसे। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। अगला है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। कब मनाया था भैया? 21 मार्च। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पारिस्थितिकी तंत्र को 2 घटकों से मिलकर बना है, सजीव और निर्जीव। सजीव घटकों में कौन कौन आते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। निर्जीव घटकों में शामिल हैं स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। स्वयंपोषी व परपोषी होते हैं। स्वयंपोषी व परपोषी होते हैं हरे पेड़ पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, हिरण, तो शाकाहारी। सही है। यहाँ पे केवल स्वपोषी लिखना था। स्वपोषी होते हैं हरे पेड़ पौधे। ये परपोषी गलत लिख गया है मुझसे। सही है, ये स्वपोषी होते हैं मतलब अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। सही है, तो ये थोड़ी मुझे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ये मैंने सेम अपने पास से एक शब्द भी नहीं लिखा है। सही है भैया, इसमें जो कुछ भी है ना किताबों का ही निचोड़ है। ये हमारी
हमारा जो पर्यावरण है उसकी 6, 7, 8 की जो एक पुस्तक है वही चल रही है ये। द्वितीय उपभोक्ता किन जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया। द्वितीय उपभोक्ता माना गया है इन्हें सरकारी किताब में, ये शाकाहारी पे रहते हैं। कहीं किताबों में ना इन्हें शेर, चीता, भेड़िया मान लिया गया थर्ड उपभोक्ता, मगर थर्ड ना मान के हमारी सरकारी किताब में द्वितीय उपभोक्ता माना गया, तो आप द्वितीय मानेंगे। सही है, जो हमारी SCERT मानेगी उसको मानेंगे। तृतीय उपभोक्ता मृत अवस्था में जीवों के भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इनको अपमार्जक भी बोलते हैं। जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं उसे अपमार्जक भी बोलते हैं। ये होते क्या है, जो मर जाते हैं ना उनके शरीर को खाते हैं, जैसे गिद्ध, बाज, चील, कौआ, ये थर्ड आ गए। सही है, थर्ड उपभोक्ता में आ गए। शेर नहीं आता, ना चीता आता, ना भेड़िया आता। प्रश्न नंबर 71, कौन मृत जीवधारियों की सड़ी गली हड्डियों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि। इन्हें मृतपोषी भी कहते हैं, इनको कहते हैं अपघटक। प्रश्न नंबर 72, आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक एवं दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। मतलब आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक होगा जो अपना खाना स्वयं बनाएगा, मतलब हरे पेड़ पौधे, और दूसरे पर क्या होगा, सर्वोच्च उत्पादकता होगा जो आहार श्रृंखला होगी, फूड चेन। प्रश्न नंबर 73, प्रकाश ऊर्जा ऊर्जा का 1 से 5% भाग ही हरे पेड़ पौधों द्वारा संचित ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। सही है भाई। ऊंट, नागपनी, बबूल, घृत कुमारी है मरुस्थलीय जंतु और पौधे। मरुस्थलीय जहाँ कम पानी की आवश्यकता होती है। मछली, मेढक, जलकुंभी, सिंघाड़ा क्या है, जलीय क्षेत्र में उगने वाली या होने वाले जंतु व पौधे। याक, पहाड़ी, भालू, बकरी, चीड़, दबदार क्या है, पर्वतीय क्षेत्र जीव जंतु, पर्वतीय क्षेत्र के। प्रश्न नंबर 77, वह रासायनिक क्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं, निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, जो हरे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। पेचिश अमीबा किसके द्वारा होता है, ये जल से होने वाली बीमारी है। सही है, दूषित जल वाला। अतिसार किस जीवाणु द्वारा दूषित जल से होता है, अतिसार भी। और टाइफाइड भी जीवाणु द्वारा दूषित जल से होता है। और पीलिया का क्या कारण हो सकता है, पीलिया का भी कारण हमारा क्या है, विषाणु द्वारा बेशक होता है, मगर ये भी दूषित जल से होता है। सही है, पीलिया जो है वो एक अर्थ को डिफेक्टेड करता है भैया। अब आ जाओ। हैजा होता है जीवाणु द्वारा दूषित जल से, ये सब दूषित जल से होने वाले हैं। जीवाणु विषाणु एक चीज़ अलग होती है, जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, मगर वो होते पानी, उनका जो वाहक होता है वो पानी के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया किस रोग का भाग है, मतलब इसको कौन कौन इसका रीज़न है, तो एंडीज व एनाफ्लीज मच्छर। पारा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल होती है। कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि कानों पर विपरीत प्रभाव डालती है, 80। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, ध्वनि प्रदूषण से है भैया। एक एक प्रश्न बिल्कुल खरे सोने सा है भाई मेरे, कतई खरे सोने सा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का प्रतिशत है 16.5%। ई कोलाई एक अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु है, 21 रोग का कारण है, आत्रशोथ या पेचिश। आत्र का मतलब आंत। सही है। हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या हो सकता है, तो पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाता है। हरित गृह गैस में प्रमुख गैस कौन सी है, CO2 या कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, हरित गृह प्रभाव में मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में। अगला प्रश्न नंबर 92। सही है, प्रश्न नंबर 92 क्या कहता है, अम्ल वर्षा क्या है, तो अम्ल वर्षा का यह है, वाहनों व कारखानों से निकलने वाले धुएं, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और ये अम्ल वर्षा के साथ वर्षा के जल के साथ इमारतों पर गिरता है और उनका क्षरण करता है इमारतों पर गिरकर। ताजमहल के लिए सर्वाधिक खतरा किस गैस से है, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस सल्फर डाइऑक्साइड। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। भैया एक एक प्रश्न बिल्कुल खरे सोने सा है भाई। सही है। अगला है भाई, सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है, एशिया। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। भाई आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, अगर आपने यहाँ से तैयारी नहीं की ना तो आपकी तैयारी हमेशा अधूरी मानी जाती है, चाहे NCERT की बुक हो चाहे SCERT की बुक हो। प्रश्न नंबर 98, वायु से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं पवन ऊर्जा। जो कभी न समाप्त हो उसे क्या कहेंगे, सूर्य, पवन, जल व जैव आदि जैसे होते हैं नवीकरणीय। जो एक सीमा के अंदर समाप्त हो जाए उसे क्या कह सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, अनवीकरणीय, कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 101, गोबर तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों में से चलने वाली गैस को कौन सी गैस कहते हैं, बायोगैस। प्रश्न नंबर 102, पर्यावरण को सुरक्षा में ध्यान में रख के बनाई गई तकनीक को क्या कहते हैं, इको फ्रेंडली। सही है भैया। प्राकृतिक गैस को और किस नाम से जानते हैं, LPG या रसोई गैस।
एलपीजी का में मुख्यतः होता है ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपदा दो प्रकार की कौन सी होती है? एक तो प्रकृति जो नेचुरल होती है, एक मानव जो खुद हम जिम्मेदार होते हैं। गुजरात राज्य में भुज में भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001। नेपाल में भूकंप कब आया था? अप्रैल 2015 में। मैंने एक शब्द भी अपने पास से नहीं लिखा है भैया, केवल मैंने प्रश्न बनाए हैं, बाकी जो कुछ है सो इस किताब का ही है। भूकंप की तीव्रता मापने का किस में मापी जाती है? सीस्मोग्राफ द्वारा नापी जाती है। भूकंप का मापन किसके आधार पर होता है? रिएक्टर आधार पर। रिएक्टर मापक की रचना किसने व कब की? चार्ल्स एफ रिक्टर 1935 में। रिएक्टर मापक पर अंकित अंक कितने? 0 से 9 के बीच होते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। तमिलनाडु राज्य में सुनामी कब आई? 26 दिसंबर 2004 में आई। ये डी के लिखा है ना, ये मेरा नाम है भाई, सही है। इलाहाबाद किस राज्य में है? ये गुजरात राज्य में है, सही है भाई। एड्स किस नाम के विषाणु से होता है? HIV। एबोला एक संक्रामक रोग है तो विषाणु से होने वाला रोग है। अगर आ जाए कि एबोला कैसा है तो संक्रामक है और ये विषाणु रोग है। एबोला विषाणु कौन से संक्रामक जानवर से होता है? बंदर हो, चमगादड़ हो या सुअर, इनसे होता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन किस बांध के खिलाफ था? टिहरी बांध के खिलाफ। अगर 120 सुंदरलाल बहुगुणा का प्रमुख कथन क्या था? बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है भाई, सही है। जिस जिस पर जग हंसाए उसी ने इतिहास रचा है। और आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल रामबाण है। इसके बिना आपकी हर तैयारी अधूरी होगी। और आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर खोल के देख लेना, यहाँ से भरमार होती है GS के क्वेश्चनों में। चंडी प्रसाद भट्ट कौन थे? चिपको आंदोलन में भाग लिया था और ये गांधीवादी पर्यावरणविद थे। सुगाता कुमारी किस लिए प्रसिद्ध है? शांत घाटी संरक्षण के लिए और शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बाबा आमटा का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। सुनीता नारायण हरित और सतत विकास की समर्थक थी। विश्व घरेलू गौरैया दिवस 20 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। गौरैया दिवस 20 मार्च और जल दिवस 22 मार्च 2022। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व वन जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आवरण निर्माण दिवस 13 अक्टूबर। स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट है और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से आपको 1 नंबर का मिल जाएगा, सही है। ये सब क्या है? GS है भैया। पृथ्वी धरती पर वर्षा का जल स्रोत है मीठे पानी का स्रोत है। 134 नंबर। जल का संचयन एवं पुनर्भरण। वर्षा का जल रिस रिस कर धरती के नीचे गहराई में चला जाता है। जल का इस प्रकार का अपनी पृथ्वी के अंदर जाना क्या कहलाता है? जल का प्राकृतिक पुनर्भरण। जब हम वैज्ञानिक विधियों से भूजल भूमि के नीचे भंडार के रूप में पुनर्भरण एवं संचयन करने को क्या कहते हैं? कृत्रिम भूजल पुनर्भरण। गली प्लग क्या है? ये गली प्लग क्या है? पहाड़ी जगहों पर छोटे छोटे बने नालों को कहते हैं। इसके द्वारा वर्षा का जल संचयन किया जाता है, पहाड़ी जो जगह होती है वहाँ पे। अगला वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? देहरादून में है। दूध से दही बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। हाँ भैया, अगला है 139 ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय एम्स्टर्डम। 140 पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूप्रपटी। 141 भूप्रपटी में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। पृथ्वी की मध्यम या बीच की जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं भैया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम। पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं? क्रूड। और क्रूड में क्या पाया जाता है? निकिल और फेरस। जल की कमी को दूर करने के लिए जल का संचयन और पुनर्भरण क्यों आवश्यक है? जल की कमी को दूर करने के लिए। कचरे के प्रबंधन के लिए 4 R सुझाए गए कचरे के प्रबंधन के हेतु, सही है। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न नंबर 148। R4 का मतलब है R1 रिफ्यूजी मना करना, R2 कम करना, R3 पुनः उपयोग करना, R4 रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण करना। चलो भाई, अब बात करते हैं पर्यावरण कक्षा 4, सही है। पर्यावरण क्लास 4 की इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन है हम उनको समझेंगे, सही है भैया। आज आप देख रहे हो क्रीम, बिल्कुल GS की क्रीम, ऑथेंटिक क्वेश्चन। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुम्हार द्वारा चाक चलाने की डंडी को क्या कहलाती है? चकरैटी। क्या कहलाती है? चकरैटी। प्रश्न नंबर 2, कुम्हार द्वारा चकरैटी को चाक जिस गड्ढे में फंसाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गुलबी।
चाक पर काम करते समय जिस बर्तन में पानी रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? कुंडी। कुम्हार द्वारा बर्तन की ठुकाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला औजार क्या कहलाता है? थापा और पिंडी। प्रश्न नंबर 5, दिल की धड़कन सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। प्रश्न नंबर 6, शरीर का तापमान रिकॉर्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का। प्रश्न नंबर 7, ऐसी वस्तु जो पुनः चक्रित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? रिसाइकल। प्रश्न नंबर 8, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है? प्रोटीन। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एससीईआरटी के कक्षा 8 तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है सभी किताबों से, ये कोई एक किताब नहीं छोड़ी गई है। सही है। प्रश्न नंबर 9, शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वसा। शरीर में काम करने की शक्ति? कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 11, रोगों से बचाव व प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाता है? खनिज लवण व विटामिन। प्रश्न नंबर 12, प्रत्येक छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खी होती है? एक। कितनी होती है? एक होती है। सही है। प्रश्न नंबर 13, अंडा देने का कार्य कौन सी मक्खी करती है? रानी मक्खी। प्रश्न नंबर 14, रानी मक्खी का जीवन काल कितना होता है? 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 15, डंक मारने वाली मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है जिसका जीवन काल कितना होता है? 40 से 50 दिन। प्रश्न नंबर 16, पश्मीना सालें बहुत गर्म होती हैं, ये बनती किससे हैं? पहाड़ी बकरी से बनती हैं। सही है भैया। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, जो जंतु जल एवं थल दोनों पर वास करते हैं क्या कहलाते हैं? उभयचर। जैसे कछुआ और मेंढक दोनों जगह रहते हैं, जल और थल दोनों में। प्रश्न नंबर 18, मछली द्वारा जल में घुली हुई ऑक्सीजन किसके द्वारा सोखी जाती है? गलफड़े भी होते हैं, कहीं कहीं क्या होता है? गिल्स भी लिखे होते हैं, मगर मैं अपने पास से 0.1% चीज में नहीं, केवल मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, बाकी सब कुछ उन किताबों का ही है। समझ गए? सब कुछ उन किताबों का है। प्रश्न नंबर 19, ऊंट के कुबड़ में क्या संचित रहता है? चर्बी या वसा के रूप में क्या? भोजन। प्रश्न नंबर 20, ऊंट रेगिस्तान के विशेष थैलियों में पानी संचित कहाँ रखता है? अमाशय में। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लेना गूगल गलत दे सकता है मगर इन पुस्तकों में पढ़ाया हुआ गलत नहीं हो सकता। समझ गए? इसलिए इनसे तैयारी, जितने भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, जितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामों में तैयारी करते हैं, हर व्यक्ति इन किताबों को पढ़ता है, चाहे एससीईआरटी की बुक हो चाहे फिर एनसीईआरटी की बुक हो। प्रश्न नंबर 20, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? ऊंट। प्रश्न नंबर 21, जल की सतह पर छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? मूल रोम। किसी जड़, यहाँ जल की जगह क्या था? जड़ था। सही है, जड़ पौधे की जड़ होती है। प्रश्न 22, पौधे किसके द्वारा मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व अवशोषित करते हैं? मूल रोम द्वारा। प्रश्न नंबर 23, गाजर शलजम मूली में खाए जाने वाला भाग? जड़। आलू अदरक हल्दी का खाए जाने वाला भाग? तना। पौधे में वातावरण में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा। जो पत्तियों में जो पत्तियां होती हैं में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं। प्रश्न नंबर 26, पत्तियों के क्या कार्य हैं? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और फिर शोषण क्रिया। ये 3 काम किसके होते हैं? पत्तियों के होते हैं। सही है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे 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 हम तो दिल से हारे। प्रश्न नंबर 27, पत्तियों को पौधों को क्या कहते हैं? रसोई घर। प्रश्न नंबर 28, कौन सूर्य की उपस्थिति में जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती हैं? पत्तियां बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की केवल होता है दिन में, रात में नहीं होता है। केवल कित में होता है? दिन में होता है केवल प्रकाश संश्लेषण, मतलब खाना जो बनने की प्रक्रिया है पौधों द्वारा केवल दिन में बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30, पौधों के नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए? पौधे केवल दिन में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में नहीं, क्योंकि रात में एक CO2 छोड़ते हैं, इसलिए पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। प्रश्न नंबर 31, वाष्पोत्सर्जन क्या है? जड़ों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों के वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। आपने देखा पत्तियों के पास जो छोटे छोटे छींटे होते हैं ना, वही वाष्प के रूप में बाहर निकलता है और ये क्रिया पर्णरंध्रों के माध्यम से होती है। जो आप कहते हो ना हल्की हल्की पत्तियों के बराबर में पानी सा जल जैसा होता है, वो जो तो फालतू चीज बच जाता है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। प्रश्न नंबर 32, बास मतलब रहने की जगह के स्थान के अनुसार पौधे अपने विभिन्न जड़, तना, पत्तियों की संरचना में परिवर्तन करते हैं, इसे क्या कहते हैं? अनुकूलन। प्रश्न नंबर 33, कमल, कुमुदनी, जलकुंभी क्या है? जलीय पौधे। इस आप किसी भी कंपटीशन में बैठे होंगे और आगे कंपटीशन दे रहे हैं, अगर आपने ये सरकारी किताबों का अध्ययन नहीं किया तो आपकी जो तैयारी है ना, बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल अधूरी है। जीएस की बिल्कुल अधूरी। एक बार इस पर रट्टा लगा दें, जीएस की बिल्कुल कहते हैं ना ड्राइविंग सीट पर शामिल हो जाओगे, यहाँ बैठ जाओगे। प्रश्न नंबर 34, नागफनी सतावर पौधे जिनकी पत्तियां कैसी होती हैं? कटीली होती हैं। ये कैसे होते हैं? मरुस्थलीय होते हैं। चीड़ देवदार पौधे जिनकी आकृति शंखवाकार होती है, ये सदैव हरे भरे रहते हैं, पतझड़ नहीं करते हैं। ये कौन से पौधे होते हैं? पर्वतीय होते हैं। कुंभ का मेला
कहाँ कहाँ लगता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह लगता है। मैं अपने पास से 0.1% भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो कक्षा 1 से 8 तक की किताबों में जो लिखा हुआ है, मैंने किताब का नाम भी ले दिया कि पर्यावरण चौथे की है, उससे पढ़ा रहा हूँ ये। सही है, किताब खोल के देख लेना सब कुछ। सोनपुर वेरी इंपोर्टेंट, कहाँ लगता है मेला? बिहार में। पुष्कर मेला राजस्थान में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। ये सारे के सारे ऐसे मान लो खरे सोने की तरह चमकते हुए धमकते हैं क्वेश्चन। नौचंदी का मेला मेरठ। विश्व जल दिवस 22 मार्च। क्लोरीन का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए। कुएं में पानी में क्या डालकर पीने योग्य बनाया जाता है? लाल दवा, जिसे कहते हैं पोटेशियम परमनेट। जल को ठंडा होकर द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। भैया पर्यावरण की चौथी की किताब है ये, 4 की। ये समझ लो कितना डीप में यार पढ़ दिया हुआ है भाई। बच्चे ऐसा पढ़ते रहे ना तो जीनियस बन जाएंगे। गंगा यमुना सरस्वती से मिलन को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। प्रत्येक वर्ष किस माह में संगम प्रयागराज पर मेला लगता है? माह में हर वर्ष लगता है। सही है भैया। अरे अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर पार्क भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है? प्रयागराज में है। आनंद भवन, स्वराज भवन, जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पे है? प्रयागराज में है। रेजिडेंसी, रूमी दरवाज़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा। भूल भुलैया कहाँ पे है? लखनऊ में है। भूल भुलैया कहाँ पे है? बड़ा इमामबाड़े में है, जो कि लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़े में किसने बनवाया था? अवध के नवाबों ने बनवाया था। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती। उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहाँ है? लखनऊ में। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल खरा सोना है भैया। चिकन की कढ़ाई विश्व प्रसिद्ध है, लखनऊ में। मथुरा ब्रज का मुख्य वाद्य यंत्र है बांसुरी। द्वारकाधीश मंदिर एवं इस्कॉन मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? मथुरा में। औद्योगिक नगर कहाँ पे है? कानपुर। स्पेशली ये उत्तर प्रदेश के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। सही है। प्रमुख तौर पर सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चमड़े के विभिन्न उद्योग कहाँ पर हैं? कानपुर में। कानपुर कितने जिलों में बांटा गया है? 2 जिलों में, कानपुर नगर और कानपुर देहात। कानपुर शहर किस नदी के किनारे तट पर है? गंगा नदी के। भैया बहुत ही ज़्यादा ऐसे समझ लो, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो मैं नहीं कहता भाई, ये मानता ही नहीं मैं तुम्हारी जी की अधूरी है। आपको 100 जगह इधर नहीं खटखटाना, केवल SCERT की बुकों पर अगर आपने पढ़ लिया तो देख लो, सारी बेसिक चीज़ें पूरी हो जाएंगी यहाँ से। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ है? कानपुर। गोरखपुर किस नदी पर है? राप्ती नदी के पूर्वी तट पर। कहाँ पर? गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस परिसर, आरोग्य मंदिर, रामगढ़ ताल, गीता वाटिका है, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ है? गोरखपुर। देश का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? गोरखपुर। देश का सबसे लंबा। आ जाओ। बुद्ध, हरे हरे हरे। बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ दी? वाराणसी, सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 4 सिंगों वाला स्तंभ कहाँ पे है? सारनाथ में। यही स्तंभ हमारा राज्य चिन्ह है। कौन सा? सारनाथ वाला, जो अशोक ने बनवाया था। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है? वाराणसी। विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानबाबी मस्जिद कहाँ है? वाराणसी। 10 घाट गंगा की आरती कहाँ होती है? वाराणसी। सही है। अब प्रश्न नंबर 68। सहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, तबला वादक किशनजी महाराज, कथक नर्तक थे बिरजू महाराज, ठुमरी गायिका गिरजा देवी कहाँ से संबंधित है? वाराणसी से। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? सहनाई से। किशनजी महाराज का संबंध तबला से। बिरजू महाराज का संबंध कथक से। और गिरजा देवी का संबंध ठुमरी गायक से। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसको जरी और रेशम के काम के लिए जाना जाता है? यहाँ की साड़ियाँ पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। वाराणसी। गंगा के किनारे बने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। बनारस। झांसी किस क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड में। झांसी का किला शहर के मध्य में बांगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। बांगरा नामक पहाड़ी पर झांसी का किला। यहाँ भी ये पूछ लिया गया है। आगरा किस नदी किनारे है? यमुना। किस नदी किनारे है आगरा? यमुना। आगरा का ताजमहल शाहजहां ने किसकी याद में बनवाया था? अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। उसकी पत्नी थी ये। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है। 7 आश्चर्यों में से एक है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? मुगल बादशाह अकबर ने। जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। भाई साहब ये अमृत हैं आपके लिए किताबें। ये मान लेना, जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, बच्चों के लिए तो है ही अमृत, बड़ों के लिए तो ऐसे मान लो एक टॉनिक है ये। इसके बिना बिल्कुल तैयारी अधूरी है। अभी आप पढ़ोगे ना पूरी, अगर आप वीडियो देख लो तो पता एहसास हो जाएगा कि भाई साहब अब तक हमने जी के पढ़ी थी वो फर्जी थी। ये तो खरा सोना है बिल्कुल। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा क्यों प्रसिद्ध है? पंचमहल और शेख सलीम चिश्ती दरगाह के लिए।
अच्छा, पेड़ा कहाँ का, पेड़ा जो खाने वाला होता है कहाँ का प्रसिद्ध है, मथुरा का। गाय की रसिया और ठुमरी कहाँ की प्रसिद्ध है, मथुरा की। उत्तर प्रदेश के उत्तर में पड़ोसी देश कौन सा है, नेपाल। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। सही है भैया, कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। हरे हरे हरे। संगम पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ का मेला लगता है, जो संगम है नदियों का। उत्तर प्रदेश का एक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH संख्या 2। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ मिलता है, झांसी में। हमारे प्रदेश में कहाँ मिलता है, झांसी में मिलता है। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, प्रयाग से कानपुर तक। वैसे अगर देखा जाए 1853 में चली थी। अगर उत्तर प्रदेश की बात आ जाए तो 1859 में। और कहाँ से कहाँ तक, प्रयाग से कानपुर। उत्तर प्रदेश की बात हुई है। भारत की होती है तो मुंबई से ठाणे। प्रश्न नंबर 87, लाल बहादुर शास्त्री का हवाई अड्डा कहाँ है, बाबतपुर वाराणसी। ये भैया। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद प्रयागराज। सही है भैया, बहुत ऐसे मान लो, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब खुद किताब खोलना आज। और प्रश्न नंबर 94, जब किसी स्थान पर शासन वहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है तो उससे कहते हैं स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं, त्रिस्तरीय बोलते हैं, 3 स्तर हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर हैं। सही है। हम तो प्रश्न नंबर 96, त्रिस्तरीय चुनाव की व्यवस्था किसकी संस्तुति पर की गई, बलवंत राय समिति। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य पढ़ाई लिखाई, आंगनबाड़ी, चिकित्सा और दूसरे विकास कार्यों की देखरेख करना। प्रश्न नंबर 98, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बनती है, इसके प्रमुखों को क्या कहते हैं, हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। क्षेत्र पंचायत कार्य पेयजल की व्यवस्था, वृक्षारोपण पर लगाना, कृषि योग्य भूमि का विकास आदि करना। सभी क्षेत्र पंचायतों से मिलकर, कई क्षेत्र पंचायतों से मिलकर जिला पंचायत बनती है। कई होता है यहाँ पे बनती है, जिसका मुखिया होता है जिला पंचायत सदस्य जो बनता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जिला पंचायत सदस्य के मुख्य कार्य क्या है, सड़क, पुलिया आदि का निर्माण करना। 102, जनसंख्या आधार पर नगर निकायों का अलग अलग गठन किया जाता है। वो भी त्रिस्तरीय होते हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इनके भी त्रिस्तरीय और वो भी 3 स्तरीय होते हैं, गांव वाले। छोटे नगरों की व्यवस्था या विकास के लिए किसका गठन किया है, नगर पंचायत का। नगर पंचायत से बड़े नगरों की व्यवस्था के लिए नगर परिषद है। और सर्वाधिक आबादी वाले नगरों के गठन के लिए नगर निगम है। सही है। नगर पंचायत, नगर पालिका और परिषद के प्रमुख को क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, महापौर या फिर मेयर कहते हैं। जिला अधिकारी का प्रमुख कार्य जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। हरे हरे हरे। प्रश्न नंबर 109, पुलिस अधीक्षक का क्या कार्य है, कानून व्यवस्था की रक्षा का व अपराधियों को सजा दिलाना। प्रश्न नंबर 10, जिला न्यायाधीश का क्या कार्य है, विवादों का निपटारा करना और न्याय प्रदान करना। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का क्या कार्य है, स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना व परिवार कल्याण एवं टीकाकरण आदि की व्यवस्था करना। मुख्य विकास अधिकारी का क्या कार्य है, विकास की योजनाओं को लागू करना व उनकी देखरेख करना। प्रश्न नंबर 113, जिला विद्यालय निरीक्षक का क्या कार्य है, माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख व पाठन की व्यवस्था करना। प्रश्न नंबर 14, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्य है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख व पढ़ाई की व्यवस्था करना। नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं मेरे यार। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सही है भैया। अब देख लो पर्यावरण की चौथी की किताब में क्या क्या होता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें 403। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कुछ सदस्यों का चुनाव पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, कुछ का चुनाव शिक्षक करते हैं, कुछ का चुनाव स्नातक एवं परीक्षा पास वाले करते हैं जो स्नातक पास होते हैं, व कुछ को राज्यपाल उनकी योग्यता के अनुसार मनोनीत करते हैं। तो ऐसे ऐसे जो 100 सदस्य बनते हैं विधान परिषद में, उनका ऐसे ऐसे चुनाव होता है। विधान परिषद के सदस्यों को कहते हैं विधायक भी कहते हैं और MLC भी कहते हैं। हमारे प्रदेश में विधान परिषद की कुल सीटों की संख्या 100 है। राज्य का मुखिया राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन कहाँ है, लखनऊ। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज है और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय भी होता है तथा जो उच्च न्यायालय के अधीन होता है। व्यवस्थापिका का काम क्या है, कानून बनाना। इसमें राज्यपाल, विधान परिषद मतलब जियो बनाते हैं। सही है, व्यवस्थापिका के अंतर्गत आते हैं।
कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को लागू करना। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विभागों के मंत्री, अधिकारी कानून के अनुसार कार्य कराते हैं। न्यायपालिका का कार्य है न्याय प्रदान कराना या विवादों का निपटारा करना। डीके एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट डीके बॉस। चलिए, अब जो किताब से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह है हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन कक्षा 7 की है। और कौन सी किताब है? जो सरकारी विद्यालय, हमारा उच्च प्राथमिक पारा होता है, जिन्हें जूनियर हाई स्कूल भी कहते हैं, जो सरकारी विद्यालय होते हैं उनमें जो किताब है। सही है। अब उसकी क्रीम पढ़ते हैं। ये क्रीम नहीं भाई साहब, आपकी जीवन की एक नई संभालने वाली क्रीम है। ये सिर्फ क्रीम मत समझना। सही है भैया। जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। मैंने 0.1% भी अपने पास से कुछ भी नहीं पढ़ाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हजरत साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? अरब देश के मक्का शहर में 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का साहब, मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए। ये जाना क्या कहलाता है? हिजरत। हिजरत से ही हिजरी संवत का प्रारंभ होता है। कुरान की रचना कहाँ हुई है? मदीना में। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत निर्धारित किए। कौन कौन से? कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने किया था। सही है। 1025 में। सारे पॉइंट ऐसे मान लो खरे सोने हैं। भारत के सोमनाथ मंदिर में 11 मई 1951 ईस्वी को ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। किसने की थी? ये प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सही है। अलबरूनी जो था मोहम्मद गजनवी का समकालीन था, मतलब उसी के काल के समय में था जो उसके साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? अलबरूनी। किताब उल हिंद जिसे बोलते तहकीक एक हिंद के लेखक अलबरूनी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे तराइन के प्रथम युद्ध में। सही है भाई। अगला क्वेश्चन। तराइन का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। यह दूसरा युद्ध हुआ था। यही टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद क्या हुआ था? मुसलमानों ने क्या हुआ था? शासन किया था हमारे देश पर। बिल्कुल जड़ बन गई थी। सही है। फिर पृथ्वीराज चौहान सेकंड वाले में हार गए थे। अगला है 14। अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख अरबी भाषा में किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा में। किसने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया? सबसे पहले मीर कासिम ने। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम अधिकारी बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण से कहा जाता था लाख बख्श। क्या कहा जाता था? लाख बख्श। अगर आप चाहते हो ना कि ये जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स मिल जाए, आपको PDF मिल जाए, तो आप टेंशन मत लेना। मैं इसमें ग्रुप में अपना ग्रुप का डाल दूंगा व्हाट्सअप, उसमें ऐड हो जाना लिंक, और मैं आराम से आपको PDF दे दूंगा। और बच्चों को देखने के लिए कीजिए। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की अभी से GS बढ़िया हो जाएगी, उनकी किताबें अच्छी हो जाएंगी। सही है। किसने कुतुब मीनार, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर में अलाउद्दीन झोपड़ा का निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीनों चीज़ों का। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, परंतु इसका पूर्ण कार्य किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। अधूरी रह गई थी, बाद में इल्तुतमिश ने कुछ ऊपर तक बढ़ाया था। किसकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय हुई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के हो गई थी। 40 गुलामों सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान चहलगानी का निर्माण किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किसने अपने जीवन काल में अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाया? रजिया, जो इसकी बेटी थी इल्तुतमिश की। प्रथम महिला शासिका हमारे भारत की रजिया सुल्तान। मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। मध्यकालीन विश्व तक की बात आ गई, तब भी कोई नहीं था, रजिया सुल्तान ही थी पहली। किसने दरबार में सजदा और पायोबेश नाम की ईरानी परंपरा शुरू की? बलबन ने। किसने प्रत्येक वर्ष ईरानी त्योहार नौराज बनाने की प्रथा प्रारंभ की? बलबन ने। फारसी शब्द मुगल का उद्भव किससे हुआ है? मंगोल से। ये सारे के सारे कति खरे सोने जैसे हैं भैया। खिल्जी बंद की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी। मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिल्जी का। किसने विश्वास से नापने की प्रथा शुरुआत की? जमीन जो विश्वास से नपती थी? अलाउद्दीन खिल्जी ने। तूती हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो सूफी संत किसके संत थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो किसके संत थे? निजामुद्दीन औलिया के। किसको खड़ी बोली एवं सुतार के आविष्कार के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो। भाई साहब ये देख लो कक्षा 7 की किताब में कितना कुछ मटेरियल है। सही है। कहाँ भटकते रहे आप।
कौन पहेलियों, दोहा, मुकरियों, कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो। किसने दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया? अलाउद्दीन। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में किस वंश का शासन हुआ? तुगलक वंश। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था? गैसुद्दीन तुगलक। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। इब्न बतूता ने किस पुस्तक में भारत यात्रा का वर्णन किया? रेहला। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 43, अंग्रेजों ने दिल्ली में के साथ शिमला को भी अपनी राजधानी बनाया था, जो कि दूसरी राजधानी गर्मियों में बनती थी, शिमला। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के बाद अगर कहीं बनाते थे तो शिमला, गर्मियों में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती थी दिल्ली में। फिरोजशाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को किसने सबसे पहले पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। यार कक्षा 7 किताब में क्या उम्मीद कर सकते हो, उस हिसाब से देखा जाए तो ये धरती फाड़ती हुई चीज़ ऐसे। सही है भैया, ये मान लो गर्दा उड़ा रही है, ये बहुत जबरदस्त वाला। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा मेरे यार। जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचाया। क्यों उम्मीद हुआ वाले सर जी? किसने आत्मकथा फितुआत फिरोजशाही की रचना की? फिरोजशाह तुगलक ने। सैयद वंश की नींव किसने रखी? खिज्र खान ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश? लोधी राजवंश। लोधी वंश का संस्थापक? बहलोल लोधी। किसने राजधानी दिल्ली से हटाकर अपने नए नगर आगरा में स्थानांतरित की? सिकंदर लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके मध्य? 1526 में इब्राहिम लोधी व बाबर के मध्य हुआ था। ये सही है भाई, ये देखो ये पहला पानीपत का युद्ध था। प्रश्न नंबर 51, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव कैसे रखी? पानीपत के प्रथम युद्ध में जीतकर बाबर ने। किसे हराकर? इब्राहिम लोधी को। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थे। और गांव के समूह को क्या कहते थे? परगना कहते थे। कबीर की प्रमुख रचना क्या है? बीजक, जिसमें साखी, शबद, रमेनी समाहित है। समझ गए? हिंदी साहित्य का ये क्वेश्चन ही बन जाता है कि कबीर बीजक किसकी रचना है। तो इसमें जो है इतना निचोड़ दिया हुआ है, मैं कह रहा हूँ अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको जीएस इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और गूगल फेल है, इसके सामने ये मान लेना, कोई भी सर्च करो, क्योंकि सरकार ने जो डाला है ना वो साक्ष्य के आधार पर इन किताबों में डाला गया है। सही है भाई। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ? तो पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। सही है भैया। सिख धर्म के संस्थापक? गुरु नानक एकस्ववाद का उपदेश दिया। संस्थापक जो थे गुरु नानक थे, जिनने एकस्ववाद का उपदेश दिया था। मुसलमान संत कहलाए? सूफी संत कहलाते थे। अजमेर में ख्वाजुद्दीन चिश्ती की दारगाह, दिल्ली में हजरत निजामुद्दौला की दारगाह और पंजाब में बाबा फरीद की दारगाह है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है पंजाब में। किसके साथ समय अलबरूनी फिरदौसी प्रसिद्ध हुए? जो विद्वान कवि थे, मोहम्मद गजनवी के। अगला है बीसल दो रासो किसकी रचना है? नरपति नाल की। खुमार रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। प्रश्न नंबर 60, सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक को कहते थे? पीर। हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव रखी। किसने रखी थी? हसन गंगू ने बहमनी राज्य की। प्रश्न नंबर 62, किसने बहमन शाह के नाम से उपाधि धारण की? हसन गंगू ने। प्रश्न नंबर 63, बहमन शाह ने अपनी राजधानी बनाई गुलबर्ग को। विजयनगर राज्य की नींव किसने रखी? हरिहर और बुक्का ने। वेरी इंपोर्टेंट है भाई, दो भाई थे ये। कृष्णदेव राय महत्वपूर्ण शासक थे कहाँ के? विजयनगर राज्य के। रथ मंदिर कहाँ है? हम्पी में, जो कर्नाटक में है। खानवा का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुई थी और राणा सांगा जी हार गए थे। प्रश्न नंबर 68, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में तुजू के बारे में लिखी। इसके फारसी अनुवाद को क्या कहते हैं? बाबरनामा कहते हैं, जो कि किसका था? बाबर की आत्मकथा थी। बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद किया था वो किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। प्रश्न नंबर 17 है चौसा का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? चौसा का हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था 1539 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह सूरी जीत गया था। किसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई? हुमायूं की। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी का शासनकाल कितने साल का था? 5 वर्ष का था। किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की? शेरशाह सूरी ने। सही है भाई, वेरी इंपोर्टेंट है सारे के सारे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? मकबरा सासाराम बिहार में। किसको सड़क ए आजम कहा जाता है? शेरशाह सूरी को। किसने जीटी रोड का निर्माण कराया? शेरशाह सूरी ने। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू की हार हुई और अकबर जीत गया। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई। किसने हिंदुओं पर तीर्थ कर व जजिया कर हटा दिया? पहले लगा हुआ था फिर हटा दिया था अकबर ने। मुगल कालीन समय की राजभाषा क्या थी? फारसी।
अकबरनामा की रचना अबुल फजल। रामचरितमानस रचना किसने व किस भाषा में हुई? अवधी में हुई थी, जो कि तुलसीदास की थी। कागज पर लिखने की शुरुआत किसने की? चीन ने की भैया। ये कक्षा 7 की पढ़ रहे हो किताब आप, सही है भैया। प्रमुख संगीतकार तानसेन किसके दरबारी थे? अकबर के। किसके दरबार में नवरत्न थे? अकबर के। ये बीरबल भी नवरत्न में शामिल थे। किसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, जो कुछ वर्षों के लिए राजधानी बनाया गया? अकबर ने। कहाँ जोधाबाई महल पंचमहल आदि हैं? फतेहपुर सीकरी में। आगरा के लाल किले का निर्माण कराया? अकबर ने। कहाँ दीवान ए खास स्थित है? आगरा के लाल किले में। बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य निर्माण कराया था? उसने अकबर ने, गुजरात विजय के बाद। किसके द्वारा चलाए गए धर्म दीन ए लाई चला गया? अकबर के द्वारा। किसने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया? जहांगीर ने। जहांगीर ने किसको शाहजहां की उपाधि प्रदान की? खुर्रम को। किसने फारसी में तुजू के जहांगीर आत्मकथा लिखी? जहांगीर ने। किसने कश्मीर में शालीमार बाग, लाहौर में दिलकुशा बाग लगवाया? जहांगीर ने। किसने है ये? खांसने लग गया ना, किसने? किसने हाकिंस को सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर भारत में जहांगीर के दरबार में भेजा था? इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने। नूरजहां के बचपन का नाम? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? नूरजहां की। कौन 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा? खुर्रम। किसने दिल्ली में शाहजहानाबाद की स्थापना की? शाहजहां ने। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया? शाहजहां ने। किसने यमुना नदी के किनारे ताजमहल को अपनी पत्नी मुमताज की महल की याद में बनवाया? शाहजहां ने। किसने लाल किले में दीवान ए आम और दीवान ए खास बनवाए? शाहजहां ने। दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई? शाहजहां ने। आगरा की जामा मस्जिद नामा भी कहा जाता है, जो बनवाया शाहजहां ने। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसने बनवाया? शाहजहां ने। थोड़ा भैया पानी पी लें। प्रश्न नंबर 105। मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, किसमें था? मयूर सिंहासन में। कोहिनूर हीरा 1779 ईस्वी में कौन लूट कर ले गया? नादिर शाह, ईरान ले गया था लूट कर। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक? औरंगजेब। किसने तेग बहादुर गुरु जी की हत्या की थी, करवा दी थी? औरंगजेब ने। किसने गुरु तेग बहादुर सिंह के 2 पुत्रों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया था? औरंगजेब ने। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद ने। सही है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। प्रश्न नंबर 12। अमृतसर में हरिबंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किसने किया? गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। गुरु हरकिशन जी की मृत्यु कैसे हुई? चेचक से हुई थी। कौन सिखों के अंतिम गुरु खालसा पंथ की स्थापना की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। सही है, ये अंतिम गुरु थे। कमेंट करके बताना सिखों के कितने गुरु थे टोटल। कौन ईरान का शासक था, जो उसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? नादिर शाह को। वर्तमान में कोहिनूर का हीरा कहाँ है? ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा है। किसने झरोका दर्शन, नवरोज त्योहार, मुगल सिक्कों पर कलमा लिखना पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये कौन था? औरंगजेब था ये। किसने दिल्ली के लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण कराया? औरंगजेब ने। अशिक्षित मूल्यकार, जो अनपढ़ था? अकबर। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक? शिवाजी। और किसके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था? ये शिवाजी जी के। सही है। किसने रायगढ़ के दुर्ग का निर्माण कराया? शिवाजी। किसने राज्य व्यवस्था के लिए अष्टप्रधान, जो 8 मंत्री थे, नियुक्त किए? शिवाजी ने। किसने चौथवा सरदेशमुखी नामक कर वसूले? शिवाजी ने। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। सही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 126। मराठों ने गुरिल्ला या छापामार युद्ध की नीति अपनाई? मराठों ने है। किसने लिखना था? सही है भैया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? 1761 ईस्वी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। डीके एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न नंबर 128। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। 129। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद, आगरा में। किसके काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता था? शाहजहां के। यह अकबर की जगह यहाँ पे बाबर होना था। सही है, बाबर।
जो मुगल वंश का संस्थापक था। इसका मकबरा कहाँ था बाबर का? काबुल अफगानिस्तान में, और अकबर का सिकंदराबाद आगरा में। प्रश्न नंबर 132, किसके काल को चित्रकारों का स्वर्ण काल कहा जाता था? जहांगीर के। 133, किसने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण जिसे इलाही संवत कहते थे, किसने स्टार्ट किया? अकबर ने। सही भैया, आगे बढ़ते हैं। भैया एक एक प्रश्न ना यहाँ बिल्कुल सोने सा है, ये मान लीजिए। अपनी काबिलियत पर तुम यकीन रखना, ऐसी उम्मीद हम तुमसे करेंगे। छोड़ पीछे सबको, तुम आगे बढ़ना, लोग तो हमेशा जलते रहेंगे। हिजरी सन का प्रारंभ हुआ 1622। आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल की जन्मस्थली है दक्षिण अमेरिका, एक महाद्वीप है वहाँ पे। संविधान सभा बनाई गई 1946। शुरुआत में संविधान सभा के कितने सदस्य चुने गए? 389। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार किया। अंगीकार कब किया? 26 नवंबर 1949 को। कम संविधान दिवस मनाते हैं? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर। ये सारे पॉइंट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये मान लो यहाँ से नंबर लुटते हैं हर कम्पिटेटिव एग्जाम में। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। भारतीय संविधान लिखित और विशाल, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और विशाल संविधान है। मूल संविधान में कुल भाग, अनुच्छेद और अनुसूची कितनी थी? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। भाई एक नंबर भी मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं % भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लो रॉबर्ट पढ़ा रहा है आपको। जो जो भी कक्षा 7 की पढ़ा रहा हूँ या 8 की पढ़ा रहा हूँ, ये जो पढ़ा रहा हूँ जो किताब में है हूबहू मैंने यहाँ रख दी है। सही है, वो बात अलग है कि मुझसे टाइपिंग में हल्की फुल्की मिस्टेक हो गई हूँ, मैं भी कोई इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। सही है, मगर मैंने कई बार इस लिस्ट को चेक कर लिया, कहीं पे कोई गलती नहीं है। अगर हो फिर भी मुझे कमेंट करके बताना भाई। सही है, मगर ये बात मानता हूँ ऑथेंटिक पढ़ रहे हो आप, ऐसा पढ़ रहे हो जो गूगल गलत कर सकता है, मैं यहाँ गलत नहीं हो सकता। वर्तमान अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोगों से होती है भैया। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक सोने खरास क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में देख लेना भाई साहब, यहाँ से भरे होंगे प्रश्न। संविधान के उद्देश्य लिखे गए हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना के प्रमुख शब्द: प्रभुत्व, संप्रदाय, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज। यार देखो कक्षा 7 की किताब में यार कितना कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से निचोड़ है इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, तभी से 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ? 1993 को। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। सही है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार कौन कौन से 6 हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न नंबर 154, वर्ष 2002 में संविधान के 86 में संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का में शिक्षा में के अधिकार को बना दिया गया मौलिक अधिकार। ये मान लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2002 में एक संविधान में संशोधन हुआ था, 86वां कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसमें 21 का एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया था। अब ये क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। प्रश्न नंबर 155, शिक्षा के अधिकार में किस आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को, वर्ष है ये। RTI एक्ट कब पारित हुआ? 2009 में पारित हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बोल सकते हैं इसे। सही है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2009 में, और अधिनियम लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। ये भी समझ लेना, पारित 2009 और अगर लागू आ जाए तो 1 अप्रैल 2010। ये मान लेना। एग्जाम अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप मुख्यधारा में जुड़ गए एग्जाम की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? मार्च 2007 में। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी को 2014 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति के। कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करना कानूनी अपराध है? 14। सही है भैया। अगला प्रश्न है 108, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो शरण ली जा सकती है सीधे सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय? सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, किसी की भी शरण ली जा सकती है। सही है भाई। दो वाले सर जी आप यहाँ से पढ़ लो, 101% कर रहा है, आपका जीवन बदलने वाला है। आज से आपका जीवन बदलने वाला है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ भाई। अब कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुआ करेगा, DK के एजुकेशन अड्डा पे आंखें बंद करके आइए, आपको यहाँ से बिल्कुल सफलता की गारंटी दी जाएगी, बिल्कुल 100% गारंटी। समझ गए? अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा यहाँ से बिना पढ़ा क्या नहीं आया, सब कुछ पढ़ा हुआ आएगा भाई। कुछ समझ 2 घंटे मुझे देते रहो हर रोज के।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सरकार को नीतियों को बनाने के कुछ निर्देश दिए गए हैं। किसके तहत? राज्य को दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के तहत। कई बार पूछ लिया गया किसके तहत? राज्य को दिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत सरकार को नीति बनाने के निर्देश। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 42 में संशोधन करके 1976 में जोड़े गए। 42वां संशोधन हुआ। जब भी कोई चीज़ जोड़ी जाएगी तो संशोधन होगा संविधान में, समझ लेना। और वो संशोधन 42वां था, 1976 में जोड़े गए थे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। संघ अब प्रश्न नंबर 166, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किन 3 सूचियों में हुआ है? 3 सूचियों में विभाजन हुआ है। एक संघ सूची जहां संघ के विषय, देश के विषय, जिसमें देश को कानून बनाने का अधिकार। राज्य सूची केवल राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। संवर्धित सूची राज्य और केंद्र दोनों को ही बनाने का अधिकार है। आप शिक्षा को बताना है कि शिक्षा कौन सी सूची में शामिल है इन 3 में से। किस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है? संघ सूची में केवल संसद को अधिकार है। कौन कौन से विषय हैं? रेल का होगा, जल का, परिवहन का हो गया, मतलब हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी माले, स्मारक, रक्षा मामले, संचार साधन और डाक और तार। ये सब क्या है? ये संसद के हैं, संघ के अंतर्गत आते हैं, मतलब देश का मामला है या कोई राज्य का मामला नहीं है। अगला है किस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है? राज्य को है। तो वो राज्य सूची के विषय हो गए। कौन कौन से हैं? प्रमुख, पुलिस हो गई, स्वच्छता हो गई, मत्स्य पालन हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, जो चुनाव होते हैं त्रिस्तरीय, राज्य सरकार की अथॉरिटी होती है इस पर कानून बनाने की। कृषि सिंचाई हो गई, पशुधन हो गया, निचली अदालतें हो गई, कारागृह हो गए, सड़क हो गई। ये सब मेरी भैया SCERT की बुक का लिखा हुआ है। मैं अपने पास से गूगल करके किसी कुछ नहीं दे रहा, मैं अपने पास से 0.1% भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप यकीन करिए मेरी बात का। आप किताब खोलना, इस किताब में जाकर देख लेना। कुछ ऐसे विषय जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, वो कहलाती है संवर्धित सूची। वो कौन कौन से संवर्धित सूची के विषय हैं? चिकित्सा पे, मतलब जो स्वास्थ्य विभाग का मामला हो गया, वन विभाग, समाचार पत्र, पुस्तकें, शिक्षा। देखो आ गई शिक्षा हमारी संवर्धित सूची में, वेरी इंपॉर्टेंट है। उद्योग, बिजली, लाइट वाला, परिवार और धार्मिक संस्थाएं। 170 केंद्र व्यवस्थापिका का अंग है संसद, जिसका कार्य होता है कानून बनाना। संसद में क्या होता है? कानून बनता है। राज्य व्यवस्थापिका का अंग है विधानमंडल, जिसका काम होता है कानून बनाना। ये राज्य में है विधानमंडल, और अगर देश की बात आती है तो संसद हो जाती है। काम दोनों का यही है, एक देश में बनाएगी और एक प्रदेश में बनाएगी। प्रश्न नंबर 172 केंद्र की कार्यपालिका का अंग है केंद्रीय मंत्री परिषद, जिसका काम होता है कानून लागू करना। कार्यपालिका का क्या मतलब होता है? किसी कानून को लागू करना। एक बनाती है और एक लागू करती है शासन आदेश को। राज्य की कार्यपालिका का अंग है राज्य मंत्री परिषद, जिसका कार्य भी है लागू करना। ये केंद्र देश में बनाती है केंद्र वाली, और राज्य वाली राज्य में बनाती लागू करती है। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, और वर्तमान में अगर बात की जाए कितनों पर चुनाव होता है तो 545 पर होता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्य 543 निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। सही है भैया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है किसकी सलाह पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व लोकसभा का भंग कर सकता है? ये हो गया प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा में अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य के बहुमत से, मतलब जो अध्यक्ष लोकसभा में चुने या उपाध्यक्ष हो, यहाँ के सदस्य वोटिंग करते हैं, जिसका बहुमत होगा उसे ही लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा। लोकसभा की कार्रवाई कौन चलाता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन कार्य देखता है? अनुपस्थित होगा तो उसकी कुर्सी संभालेगा उपाध्यक्ष जो होता है। एक उच्च सदन है राज्यसभा, 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250, मगर वर्तमान में कितनी है? 245 वोट होते हैं निर्वाचित। राष्ट्रपति को कितने सदस्यों को, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति को कितने सदस्यों पर साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में प्रमुख योगदान देने वाले जो सदस्य होते हैं वो कितने मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति? वो भैया 12 होते हैं। सही है, 245 में से 12 कम कर देना, वो चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा में सदस्यों की मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। सही भैया। अगला है राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। कौन सदन कभी भंग नहीं होता इसलिए स्थायी सदन मानते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो उपराष्ट्रपति हमारे देश का होगा वो राज्यसभा का ही प्रधान सभापति होगा, जो ऊंची वाली कुर्सी पर बैठेगा। राज्यसभा का 1 वर्ष कितनी बार अधिवेशन होना आवश्यक है? राज्यसभा का हो या लोकसभा हो, कोई भी हो, तो ये 2 बार साल में, और दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। साल में 2 बार हो और 6 महीने से अधिक का समय ना हो, गैप ना हो, अंतराल ना हो। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? देश के लिए कानून बनाना और बदलना। सही है,
चेंजेज मतलब संशोधन जो करे जाते हैं, बनाए जाते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। आप ये सरकारी किताबों को बेकार समझते होगे। जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ये मान लो बहुत हाई लेवल की नौकरी की तैयारी करते हैं, चाहे पीसीएस की तैयारी करते हो, वो सारे के सारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक करके ही शुरुआत करते हैं, अपनी जड़ बिठाते हैं। ये मान लो एक किताब है ना, शुरुआत अगर आप किसी भी मिशन को पूरा करना चाह रहे हैं तो ये अमृत हैं आपके लिए ये किताबें। मैंने सारा निचोड़ दे दिया है। जिन विधेयकों में खर्चे, आमदनी, बजट आदि की बात जुड़ी होती है, धन विधेयक होते हैं वो। कौन से विधेयक लोकसभा से ही पारित होते हैं? धन विधेयक। धन विधेयक राज्यसभा अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? धन विधेयक को केवल 14 दिन। केवल धन विधेयक पर मत देने का अधिकार है लोकसभा का। सही भैया, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान रख लेना। हमारे प्रदेश की व्यवस्था प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विधानमंडल। विधानमंडल किससे मिलकर बनता है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे हमारी संसद होती है ना, जो संसद होती है किससे बनकर मिलती है? 3 चीज़ों से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही हमारी विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। हमारी विधानसभा में कितने सदस्य हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं? 403 हैं। विधानसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से करता है? 1 का। 4 होते हैं, 403 जनता द्वारा होते हैं और 1 हमारा राज्यपाल द्वारा होता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हुआ है? 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य कितने होते हैं? 100। अब इन 100 का देख लें। इन 100 सदस्यों में 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 8 सदस्य 8 शिक्षकों द्वारा, 8 स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं और 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इन 100 में। अब आते हैं 206 नंबर पे। विधान परिषद के सदस्यों की मिनिमम आयु 30 वर्ष। ये लोकसभा जैसी वैरायटी होती है, सही है। 30 वर्ष उसमें है, 30 वर्ष इसमें है। राज्यसभा जैसी, सॉरी, जो राज्यसभा में होता है ना, वो जैसी जैसी मिलती जुलती है। कौन? विधानमंडल का एक स्थायी सदन है और 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ये विधान परिषद है। हो गई ना राज्यसभा वाली स्थिति इसकी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा कहाँ है? लखनऊ है। भारत का राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कौन कौन करते हैं? भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन कौन वोटिंग करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करेंगे, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब होता है जो जनता द्वारा होते हैं। जो राष्ट्रपति द्वारा 2 या 12 मनोनीत होते हैं वो वोटिंग नहीं करता है। और राज्य विधानसभाओं से संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं निर्वाचित सदस्य, मतलब मनोनीत नहीं करेगा। जो मनोनीत होगा वो बिल्कुल नहीं करेगा, जनता द्वारा निर्वाचित होंगे वही सदस्य करेंगे। राष्ट्रपति की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। भाई दमोह वाले सर जी, आप खड़े वाले सर को मनाएं और इस मिशन पर लाएं। उनका जो मिशन है ना 100% मैं स्टैम्प पर लिख कर दे रहा हूँ। यहाँ आने के बाद उनका मिशन बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। अब आते हैं राष्ट्रपति की से संबंधित जो जितने पॉइंट है, ये राष्ट्रपति संबंधित है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह भारत का नागरिक हो। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी यही होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी यही होता है। कार्यपालिका की शक्ति भी इसी में रहती है। वो बात अलग है, हमारे देश में वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं वास्तविक। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। अब ये हो गई राष्ट्रपति को अगर मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र या पद रिक्त हो तो उसके पद कौन संभालेगा? उसका पद संभालेगा उपराष्ट्रपति। वो त्यागपत्र भी उपराष्ट्रपति को देगा। सही है भाई। अगला है, ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों जाकर महाभियोग चलाया या तो उसे हटाया भी जा सकता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। जो राष्ट्रपति होता है ना, इसको प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। और इस राष्ट्रपति को जो शपथ है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, मुख्य न्यायाधीश, वो कराता है इसी शपथ। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये करता है। प्रधानमंत्री की जितने भी कैबिनेट में मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री हो, कुछ हो, सबको शपथ यही दिलवाता है। राष्ट्रपति और क्या क्या करता है? राज्यपालों की नियुक्ति करता है। उच्चतम और उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति टोटल यही करता है। किसी राज्य में भी होंगे जो हाई कोर्ट, उनके सबकी यही करेगा, सुप्रीम कोर्ट की भी करेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चुनाव आयोग, अन्य आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कैग वगैरह होते हैं, इस टाइप के नियुक्ति भी यही करता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अब करते हैं हम भारत के उपराष्ट्रपति की बातें। उपराष्ट्रपति, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य इसको मिलकर चुनते हैं। जो लोकसभा राज्यसभा के होते हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे कोई से भी हो, ये सभी चुनेंगे दोनों। उसमें केवल क्या होता था राष्ट्रपति वाले में, केवल निर्वाचित चुनते थे। इसमें निर्वाचित और प्लस मनोनीत दोनों चुनेंगे। जो 12 2 अलग होते हैं वो भी चुनेंगे। राज्यसभा का ये पदेन सभापति होता है, जो ऊंची वाली कुर्सी बैठता है। उम्र इसकी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, जो राष्ट्रपति की भी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब प्रधानमंत्री और इसके मंत्रिपरिषद की हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त का नेता होता है। जिसमें लोकसभा का बहुमत होगा उसका नेता होगा सबसे बड़ा। प्रधानमंत्री को किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने पर उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का होना आवश्यक है। अगर मान लो किसी नॉर्मल आदमी को बनाते हैं तो उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं तो वो प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करता है, मतलब राष्ट्रपति की जो करेगा वो प्रधानमंत्री के सुझाव पर करेगा। सर भैया थोड़ा पानी पी लूँ मैं।
भैया अमृत बरस रहा है इन किताबों में, बहुत कुछ छुपाया। हम पता ना कहाँ कहाँ गाइड है, इधर दे इसकी खरीद उसकी खरीद, मार्केट में जाते हैं तरह तरह की किताबें खरीदते हैं। मुझे लग रहा है इससे तो बड़े कुछ है ही नहीं दुनिया में। सही है भैया। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। सभी मंत्रियों को लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। जितने मंत्री होंगे ना लोकसभा राज्यसभा का मंत्री अनिवार्य है। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर वो हो जाएं। समझिए, राज्यसभा का बना दें लोकसभा में, अगर वो फिटिंग ना बैठ रही तो राज्यसभा का सदस्य बना दें उसे। अगला है राज्यसभा लोक आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और महाधिवक्ता। जो राज्य का मामला है इसके लोकसभा आयोग हो गए, अध्यक्ष हो गए, और इसके महाधिवक्ता हो गए। राज्य विश्वविद्यालय कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य की बात हो रही है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अब बात थोड़ी हम न्यायपालिका ही कर ले अपने देश की। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके निर्णय देश के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? इसकी योग्यता है उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। अगला है उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का वकालत का कर चुका हो, भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का विशेष ज्ञाता हो। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कब तक होता है? 65 वर्ष की आयु तक। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो रही है, ये हाई कोर्ट के जज की बात नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 वर्ष तक की आयु है, ये थोड़ा रख लेना। और न्यायाधीश को असमर्थता तथा कदाचार का दोष प्रमाणित होने पर किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है? संसद की। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी संख्या? वेरी इंपॉर्टेंट है, 34। इसमें मुख्य न्यायाधीश भी ऐड है। सही है, मुख्य न्यायाधीश 1 है, उसके बाद 33 और हैं। भारत में अपील का अंतिम न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। जैसे जिला न्यायालय से अपील करिए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर कहीं अपील नहीं होती है, अंतिम न्यायालय है ये। डीके एजुकेशन अड्डा आपका स्वागत करता है भैया, बने रहो। एक क्रीम पढ़ रहा है, क्रीम आप। कौन भारतीय संविधान सभा का संरक्षक एवं प्रावधानों की व्याख्या करता है? कौन भारतीय संविधान मतलब कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय। ये क्या करता है? संविधान की रक्षा भी करता है कि संविधान का उल्लंघन ना हो रहा हो, उसके प्रावधानों की व्याख्यान करता है। मतलब जो भी जजमेंट देता है वो संविधान के दायरे में देता है, संविधान के अनुसार देता है, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। अब उच्च न्यायालय की हम बात कर ले, जो हमारे राज्यों में होते हैं, किसी भी राज्य में, देश के किसी राज्य में। उच्च न्यायालय राज्यों में शीर्ष न्यायालय होता है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, और इसकी खंडपीठ लखनऊ में एक और है, और एक न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। सही है, उच्च न्यायालय की बात चल रही है, जो हाई कोर्ट होते हैं राज्यों में। वो था 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय एक ही है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़। सही है। हर जिले में जिला न्यायालय होते हैं। दीवानी और फौजदारी मामले सुने जाते हैं, जमीन भमीन के मामले होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, लड़ाई झगड़े के। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, जिले में जो होते हैं। किसके तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालय का गठन हुआ? परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत। देख लो भैया, 7 की किताब है जी, ये तो पूरी PCS की वो हो रही है। किसके तहत? भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। जनहित याचिका को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? जस्टिस PN भगवती को। हाँ भैया, अब थोड़ा इसको देख लें। अभी जो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो कक्षा 7 की जो है किताब पढ़ने वाले हैं, और विषय क्या होगा हमारा? विज्ञान होगा। वही किताबें हैं जो सरकारी स्कूल में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चलती हैं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में। सही है, अमृत है भाई, अमृत। आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत ना है भैया, इसे पढ़ो और एग्जाम क्रैक करो, बिल्कुल झड़ाम से निकाल दो। सही भैया। अब थोड़ी ये समझ लो, डीके एजुकेशन अड्डा वो तो है ही, आपको पता है, आप देख रहे हो इस अड्डे पे। तो इसका ये होता है भैया, अगर कोई परीक्षा विवाद होता है तो साक्ष्य इन्हीं किताबों से मांगे जाते हैं। मतलब कोई एग्जाम आप दें, उसमें ही रहता है भैया, हम अगर जो साक्ष्य मांगेंगे वो SCERT और NCERT किताबों पर मांगेंगे। अब क्या होता है, हम गाइड का लगाएं, वो माननी नहीं करेंगे। तो अगर हम इस किताब का हम कोई भी साक्ष्य लगाते हैं तो वो माना जाएगा, और इसलिए ना बहुत सटीक तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। आपने देखा होगा, जो भी कोई भी अधिकारी बन के आया है, वो अपनी तैयारी कर रहा हो या कुछ भी अपने इंटरव्यू में छपा हो, तो वो साफ लिखते हैं भाई हमने NCERT और SCERT किताबों का अध्ययन किया है, जब तक हम यहाँ पहुँचे हैं। सही है। इनको बनाने समय हमने बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरती है। अगर मान लो मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, अगर ईश्वर मतलब 0.1% भी अगर कहीं गलती आती तो मेरा ही WhatsApp नंबर है, कॉल कोई करना मत। सही है, मैं WhatsApp नंबर पे मुझे बता देना कि भाई ये गलती कर दी। वैसे कोई भी 0.1% भी मुझे कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। मैंने 3-3 बार 4-4 बार इन नोट्सों को देख रखा है मैंने, सारी किताबों से, मतलब इनका पूरी क्रीम निकाली गई है किताबों से। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सही है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ।
हरित क्रांति फसल उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन क्रांति उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। और ये सारी इंपोर्टेंट है भैया। क्रांति एक नंबर में कहीं ना कहीं आपको पेपर में पड़ी मिल जाती है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कश्मीरी बकरी से पश्मीना प्रसिद्ध है, पश्मीना प्रसिद्ध है ऊन की सालों के लिए। सही है, बकरी जो है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। सही, पहला चीन का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर उसके बाद आता है भारत का भेड़ों में। गुणवत्ता की दृष्टि से किस भेड़ से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है? न्यूजीलैंड की मैरिनो भेड़ से। तो गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। किससे रेशम प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालन के विज्ञान को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर बोलते हैं भैया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। प्रश्न नंबर 6, पेड़ों के रेशों की चिकनाई, धूल, गर्त निकालने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो क्या कहलाती है? अभिमार्जन। रेशम का आविष्कार कहाँ किया गया था? चीन में। वर्तमान समय में विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पादन कहाँ होता है? चीन में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। कौन से पदार्थ के कण अत्यंत पास होते हैं? ठोस के। सही भाई। अगला है, किस अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं? द्रव में। किस अवस्था में कण बहुत दूर होते हैं? गैसीय। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक, जैसे जल का। सही है, जल का समझते हो? हीलियम नियान है अक्रिय गैस है। पोटेशियम परमांगनेट किसे कहते हैं? लाल दवा को। धावन सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। मेरी ये वीडियो कई बार देख लेना, आपका जीवन ना बदल दे तो कह देना भाई, ये बता दे रहा हूँ। अमृत बरस रहा है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। इमली और कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। किस परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता? भौतिक परिवर्तन में। किस परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं जिसमें समानता पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता? रासायनिक परिवर्तन में। सही है भाई। मोम का पिघलना तथा जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि मोमबत्ती का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। सही है। गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। किसी पदार्थ का शुद्धतम रूप क्या है? क्रिस्टल। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा। 0.1% भी नहीं बना रहा हूँ अपनी तरफ से, ये सब सरकारी किताबों का है। सही है। ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी माध्यम से होना क्या कहलाता है? विकिरण। बिना किसी माध्यम से अगर ऊष्मा स्थानांतरण हो रही तो क्या कहेंगे उसे? विकिरण। जिन पदार्थों का ऊष्मा का संचारण सुगमता पूर्व होता है उसे क्या कहते हैं हम? सुचालक। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा। अगर मान लो इसे गर्म करोगे तो पीछे के हिस्से तक गर्म होगा ये। सही है। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचारण सुगमता से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? कुचालक। जैसे लकड़ी, कांच, कागज, ऊन। अब मान लो लकड़ी के एक हिस्से को जलाओ, दूसरा हिस्सा गर्म नहीं पड़ेगा, मतलब ऊष्मा नहीं पहुंचेगी वहां तक। प्रश्न नंबर 31, कुछ पदार्थ गर्म होने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस में, मतलब ठोस से द्रव में नहीं बदलते, सीधे गैस में बदलते हैं, तो ये अवस्था क्या कहलाती है पदार्थ की? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर और नौसादर डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली हमारे ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उनका कोई भी हमें लिक्विड प्राप्त नहीं होता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है उससे कहते हैं गलनांक। बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। सही है। जैसे बर्फ को गर्म करेंगे तो उसको द्रव में जो बदलेगा उसी को गलनांक कहेंगे। प्रश्न नंबर 33, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैस अवस्था में बदलता है, उबल के क्या होगा? गैस की अवस्था में बदलेगा, तो उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और पानी का क्वथनांक कितना है कि उबल के भैया वो गैस में बन जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 4.18, 4.18 जूल। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। भैया अमृत बरस रहा है, मानो आप मेरा कहना भाई, इसको 2-2, 3-3 बार देख लेना। पौधों की पत्तियों पर किस नाम का वर्णक पाया जाता है जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है? पर्णहरित। किसकी उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी दिखाई देती हैं? पर्णहरित। मिट्टी से जल पत्तियों तक कैसे पहुंचता है जिसमें पत्तियों को जल उपलब्ध हो जाता है? अवशोषित होकर। प्रश्न नंबर 40, पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित सूर्य के प्रकाश को किस ऊर्जा में बदलता है जिससे भोजन का निर्माण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। सही है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से पौधे अपना भोजन
मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतभोजी पौधे कहलाते हैं वो, जैसे कोकरमुत्ता, ब्रेड और मोल्ड। ये क्या होता है, मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला है, जो पौधे अपने भोजन के लिए पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, परजीवी। जैसे अमरबेल आपने देखी होगी, इधर उधर पेड़ों पर पड़ी हुई देखी होगी, वो क्या करती है, उन पेड़ों से ही अपना भरण पोषण करती है, जिस प्रक्रिया में दोनों को लाभ पहुंचता हो, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेड हो, वो कहलाते हैं सहजीवी। जैसे लाइकेन, जहाँ कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं भैया, ये उसके हैं, विज्ञान पढ़ रहे हो आप, ये ध्यान रखना भाई। अगला है, दाल और मटर के पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट में। घड़पर्णी किस प्रकार का पौधा है, कीट बच्ची। किस वर्ग के जंतुओं में चबाने वाले दांत नहीं होते बल्कि ये भोजन को पूरा निकल जाते हैं, सरीसृप। जैसे छिपकली, दांत नहीं होते मगर भोजन को पूरा निकलती है ये छिपकली। स्तनधारियों के दांत काटने, फाड़ने तथा चबाने के अनुरूप होते हैं दांत स्तनधारी। आप बताओ कौन हो भाई, दुगों वाले सर जी, खड़ो वाले सर बताएंगे, आप स्तनधारी हो, सरीसृप हो क्या आप? सही में खड़ो वाले सर जी, खड़ो वाले सर कह रहे हैं, हम सरीसृप हैं। पक्षियों में दांतों के स्थान पर क्या होती है, डॉट डॉट, ये चोंच होती है, दांत नहीं होते बल्कि चोंच होती है। चलिए प्रश्न नंबर 50। सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, पादपों द्वारा। हाइड्रा अपने किसके द्वारा भोजन करता है, स्पर्शकों द्वारा। मानव में पाचन के प्रमुख अंग मुखगुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय और गुदाद्वार। ये अमाशय 2 बार लग गया, ये ध्यान रखना, सही है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, सही है। बुझी समा भी जला सकते हो, आंधी से कश्ती भी निकाल सकते हो, निरंतर चलते रहो अपने पथ पर, किस्मत तुम अपनी आप बदल सकते हो। और मैं एक बात बताऊं, मैंने मात्र 40 दिन में, एक नया इंसान हूं, मैंने यूट्यूब पे चल रहा हूं, मात्र 40 दिन में मैंने 500 प्लस सब्सक्राइबर कर लिए और कम से कम मेरी वीडियो, एक वीडियो 8-8 हज़ार लोगों ने देखी। मुझे अच्छा लगा यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो भाई मुझे। आप मुझे सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास से भी कुछ नहीं जाना है और मेरे पास से भी कुछ नहीं मिलना है, बस यार ये पुनर्बलन है और आप लोगों की मोहब्बत रहेगी, एक जिम्मेदारी बढ़ जाएगी मेरी, सही है। दांतों की ऊपरी परत पर क्या होती है, एनिमल होता है, एनिमल होता है, ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। किसमें जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिसाव होता है, अमाशय। किसमें पित्तरस व अग्नाशयी रस का रिसाव होता है, छोटी आंत से। भाई साहब मैं सारे तंत्र, चाहे आपके जितने भी तंत्र होंगे, आपके पाचन तंत्र हो गया, चाहे किसी टाइप के श्वसन तंत्र हो गया, सबको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा विज्ञान में, सही है। अभी इसका बेसिक आप इसको रट्टा मार दो। पाचन प्रक्रिया में छोटी आंत के प्राथमिक भाग में पूरी हो जाती है, मतलब पाचन क्रिया छोटी आंत में लगभग पूरी हो जाती है, जबकि इसके अंतिम भाग में भोजन का अवशोषण होता है। मतलब अगर कहा जाए तो बड़ी आंत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है छोटी आंत पाचन प्रक्रिया में। कौन दूध को दही में बदलता है, रेनिन, सही है भैया। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कोशीय जंतु है अमीबा। अमीबा में भोजन को पकड़ने की सहायता किस करता है, ये पादपों द्वारा। हाइड्रा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, स्पर्शकों द्वारा। घास खाने वाले जंतुओं में क्या पाया जाता है, जो सेलुलोज को का पाचन करते हैं, सीकम। एक स्वस्थ व्यक्ति औसतन 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है, 15 से 18 बार। प्रमुख श्वसन अंग कौन कौन से, नशाद्वार, नशागुहा, ग्रसनी, श्वासनली और फेफड़े। सांस लेने की क्रिया अंतःश्वसन कहलाती है और छोड़ने की क्रिया उच्च श्वसन कहलाती है। भैया अमृत है, आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके बिना आपकी बस की नहीं कि आप कुछ तीर मार पाएँ, सही है। तो एक बार इस वीडियो को आप शेयर कर देना, जो भी देखना चाहे मज़ा आ जाएगा, उसके जीवन बदल जाएगा। मछली में श्वसन किससे होता है, क्लोम भी कह सकते हैं, गलफड़े, गिल्स, तीनों चीज़ें एक ही नाम है, सही है। चाहे क्लोम कह लो, चाहे गलफड़े कह लो, चाहे गिल्स कह दो। पत्तियों में नन्हे नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। इनका क्या काम है, गैसों का विनिमय, मतलब आदान प्रदान गैसों का, श्वसन क्रिया का। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है हृदय, मतलब जो रक्त का इधर उधर दौड़ाने का काम करता है, पंपिंग का काम हृदय। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कमरे होते हैं, कितने छेद होते हैं, 4। ऊपरी भाग में अलिंद, 2 कक्ष, निचले भाग में निलय, मतलब 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। हृदय के दाएं भाग में, दायां अलिंद दायां निलय में कैसा रक्त रहता है, मतलब हृदय के दाएं भाग में कैसा रक्त रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है CO2 युक्त रहेगा, मतलब दूषित, मतलब गंदा वाला रक्त होगा, फिल्टर वाला O2 युक्त होता। अच्छा सही है। अब ये हृदय के बाएं भाग में कौन सा रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त, मतलब शुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ही आते हैं, ये मान लेना। और हृदय के 1 मिनट में लगभग कितनी बार स्पंदन करता है, 72 बार।
शरीर के विभिन्न भागों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त मतलब अशुद्ध रक्त, मैंने कहा CO2 मतलब अशुद्ध, सिराएं हृदय के किस अलिंद में ले जाती हैं, दाएं अलिंद में ले जाती हैं। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं भाई। आप जब GS की तैयारी करते हैं ना सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान का मतलब होता है हर विषय की आपको सामान्य जानकारी, ज़्यादा गहरी नहीं MSc और आप बिल्कुल PhD वाली तैयारी करेंगे तो आप पे एक टॉपिक पूरी ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी हो जाएगा अगर आप ज़्यादा PhD बनने की कोशिश करेंगे। आप अपनी NCERT और SCERT, जो SCERT पढ़ा रहा हूँ फिर उसके बाद मैं NCERT का लाऊंगा मैं, सही है, इनसे तबाही मचा दोगे आप। दाएं निलय से रक्त फुसफुस ध्वनि द्वारा कहाँ भेजा जाता है, फेफड़ों में। किस निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ध्वनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है, बाएं निलय द्वारा। मनुष्य के रुधिर के कितने भाग होते हैं, 2। मनुष्य के रुधिर में कितने भाग होते हैं, 2, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। रुधिर का लगभग कितने प्रतिशत लाल रुधिर कण है, स्वतः रुधिर कण है, और रुधिर प्रतिशत से बनता है 45%। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 100 से 120 दिन होता है भैया RBC का। RBC केंद्र विहीन होती हैं, इसमें किस नाम का रक्त युक्त प्रोटीन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। कौन अस्थि मंजन पैदा होती है और एक तथा प्लिया में मर जाती है, RBC। सही है RB सर, कमेंट करके बताना RB सर भी हैं हमारे कि कौन है, खड़ुआ वाले हैं, दुआ वाले सर को हम RB सर कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का कोशिकाओं तक आदान प्रदान करना, RBC कणिकाओं का। कौन सा रक्त युक्त प्रोटीन होता है, हेमोग्लोबिन। कौन कणिकाएं रंगहीन होती है, वह प्लिया बनती है, WBC या स्वतः रक्त कणिकाएं कह सकते हैं, सही है। स्वतः रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन, और उनका होता है 100 से 120 दिन, सही है, इनका कम होता है स्वतः का। स्वतः रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है, करती क्या है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं शरीर की, सही है, मतलब जैसे बीमारी या रोगों से हमारा बचाव हो, शरीर को हमारा लड़ सके बीमारियों से। रुधिर प्लेट्स, जो प्लेट होती हैं, 1 घन किलोमीटर रक्त में कितनी होती हैं, जिनका जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है, 2 से 2.5 लाख। जो प्लेटें कम हो जाती हैं इतनी बीच में होनी चाहिए, 2 से 2.5 लाख, और 2 लाख से नीचे होती है तो कम मानी जाती है प्लेटें। थक्का बनाने में मदद करती हैं प्लेट, जो रक्त का थप्पा बनता है। प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत होता है, 55 से 60%। रुधिर प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं रुधिर प्लाज्मा में, सही है। रक्त का वर्गीकरण किसने किया, ABCD जो वर्गीकरण होता है, A है, B है, O है, वो लैंडस्टीनर ने करा। O सर्वदाता है और AB सर्वग्राही है। O सर्वदाता का मतलब ये किसी का ले सकता है और AB का मतलब ये किसी का ग्रहण कर सकता है। दाता का मतलब दे सकता है और ग्राही का मतलब ग्रहण कर सकता है AB, सही है भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी, शरीर की रक्त की कमी से एनीमिया, सही है भैया। 95 मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अपशोषण किसके द्वारा होता है, मूल रोमों द्वारा, जड़ में होती हैं। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जल मतलब जाइलम द्वारा। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा, फ्लोएम द्वारा। ये जाइलम और फाइलम वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम मतलब भोजन का परिवहन और जाइलम मतलब जल का परिवहन, सही है, ये थोड़ा देख लेना। अनावश्यक एवं हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को क्या कहते हैं, उत्सर्जन, जो बची हुई चीज़ें बच जाती हैं। रक्त को छानने की क्रिया किसके द्वारा की जाती है, वृक्क मतलब किडनी द्वारा। मानव शरीर में कितनी वृक्क होते हैं, कितनी किडनियाँ होती हैं, एक जोड़ी का मतलब 2 किडनियाँ, सही है। खड़ों वाले सर में हो सकता है 4 हों, क्यों भी 2 वाले सर जी। किससे रक्त ध्वनियों द्वारा आता है और छन्ने के बाद सिराओं के द्वारा बाहर निकलता है, वृक्क द्वारा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क, मतलब जो गलत चीज़ों को निकालने का काम करता है, वृक्क है मतलब किडनी है। उत्सर्जी अंग मनुष्य में कौन कौन से होते हैं, त्वचा भी होती है, पसीना निकलता है, फेफड़े भी जो वायु निकलती है सांस लेते देते हैं, एक अर्थ भी होता है, और बड़ी आंत भी होती है जो पाचन क्रिया में काम आते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, जिनमें एक कोशिका होती है सिर्फ, अमीबा और पैरामीशियम। इनमें कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता, मतलब बाहर निकालने का कोई सिस्टम होता नहीं है, ये सब चीज़ हजम कर जाते हैं। स्पंज, हाइड्रा, अमीबा और पैरामीशियम जल में हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थों को निकालते हैं जल में। चपटे कृमियों में उत्सर्जन किससे करते हैं, आदि वृक्क द्वारा। हम करते हैं वृक्क द्वारा और ये करते हैं चपटे कृमि, जो चपटे होते हैं खटमल टाइप के होते हैं जो, ये आदि वृक्क द्वारा, सही भैया। केचुओं में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है, मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ निकालता है, उत्सर्गिकाओं द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कीट होते हैं जो किसके द्वारा उत्सर्जन करते हैं, मैल पिगी नलिकाओं द्वारा। अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा जलीय मछली में किसके द्वारा होता है, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमोनिया। सीपी और एवं घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, अमीनो अम्ल। ये सही भाई एक रामबाण है। सभी स्तनियों एवं वयस्क उभयचरों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया। हम भी यूरिया ही निकालते हैं, सही है। तो स्तनीय आ गए जिसके स्तन होते हैं, और वयस्क उभयचर जो चल और थल दोनों में रहते हैं, सही है। पक्षियों एवं सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिक अम्ल, सही है भैया। अब आओ ये वाला, मानव मूत्र में समानता
95% जल होता है जो मानव का मूत्र होता है, 2.5% इसमें यूरिया होती है और बाकी जो बचा 2.5% इसमें क्या होता है, अन्न शेष होंगे। मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, यूरोक्रोम क्रोम के द्वारा। मूत्र का हल्का होता है अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय। किसके खराब हो जाने पर, अपोहन या डायलिसिस, एक ही चीज़ होती है। कौन सा अंग इंसान खराब हो जाता है, डायलिसिस होती है, अपोहन होगी, किडनी मतलब वृक्क। अब पेड़ों की बात आ गई। हींग, लेटेक्स, गोंद, रेंजेस, ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होती हैं। कोई पदार्थ, सही है। पौधे में कौन 2 प्रकार के जनन होते हैं, कौन कौन से, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। किस जनन में पौधों को भाग, जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे बनाए जाते हैं, बीजों की आवश्यकता नहीं होती, अलैंगिक जनन। यह क्या होता है, गन्ना है, गन्ना को काट के, यहाँ बीज थोड़ी बजाता है गन्ना, आलू को काट के लगाया जाएगा, अदरक को भी काट के लगाया जाएगा, बीज थोड़ी बिखेरे जाते हैं, और जब बीज बिखेरे जाएंगे तो लैंगिक जनन होगा। किस जनन के लिए बीजों की आवश्यकता होती है, जैसे सेम है, तरबूज है, खरबूज है, तो लैंगिक जनन हो गया। वो 2 जनन होते हैं, इसमें तना उना और जड़ काट के अपने फूल पत्ती कर दो, इसमें बीज की सिर्फ बीज वाली होगी तो लैंगिक होगी। ब्रेड को फुलाने में किसका उपयोग किया जाता है, जो एक कोशी जीव है, ईस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई सारे के सारे। पुष्प के 4 प्रमुख भाग, ब्रह्मदल, पुंकेसर, दल और स्त्री केसर। अधिकांश पुष्पों में, पौधों में पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। परागण वायु, जल एवं कीटों द्वारा होता है। नर और मादा युग्मों का युग्मन क्या कहलाता है, निषेचन, निषेचन क्रिया होती है, सही है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनते हैं, निषेचन के बाद, सही है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैजा, अतिसार, टाइफाइड, तपेदिक बीमारियां किससे फैलती हैं, घरेलू मक्खियों द्वारा। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया किससे फैलती हैं, मच्छरों की अलग अलग प्रजातियों के काटने से। संक्रमित कुत्ते अथवा जानवरों के काटने से क्या होता है, रेबीज या हाइड्रोफोबिया भी लिखा होता है, सही है। एक ही चीज़ है। कौन एक वन्य प्राणी है जिसको इसको पाड़ा या घड़रोज या बनरोज भी कहा जाता है, नील गाय होती है, जो आपने देखी होगी। खंडेवाल सर तो देखिए, जिन्होंने मतलब बहुत परेशान कर रखा था खंडेवाल सर को नील गाँव ने। मनुष्य में दांत, खाद, गंजापन का मुख्य कारण क्या है, कवक। चावल, गेहूं, जो मक्का, बाजरा से क्या मिलता है, मंड या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। अमरूद, संतरा या अन्य सभी साइट्रस फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। शाकाहारी, एक मिनट, शाकाहारी मनुष्यों के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है, दालें। वैसे सोयाबीन में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। हल्दी, अदरक, मुलेठी, लहसुन, लौंग, हींग, अजवाइन, तुलसी का उपयोग होता है औषधि के रूप में। भाई साहब 1% भी अपने पास से नहीं दे रहा हूँ, 100% ही ऑथेंटिक किताबों का है, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चलती हैं, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में उनका ही चल रहा है ये। नीम के प्रत्येक भाग का उपयोग होने के कारण इसे प्राकृतिक औषधालय भी कहा गया है। सर्पगंधा का उपयोगी भाग क्या है, जो रक्तचाप को कम करने का काम आता है, जड़। चाल मोगरा एक उपयोगी भाग क्या है, जो कुष्ठ रोगों खुजली में काम आता है, बीज। हर बहेड़ा आंवला का उपयोगी भाग क्या है, जो उदर रोगों के काम में आता है, फल। रेशम के कीटों को सहसूत में पेड़ों को पाला जाता है, जिसे कहा जाता है सेरीकल्चर। शंख जंतुओं के बाहरी कवच हैं, शंख जो बजाने वाला होता है, ये किससे बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे, निमोनिया, पैचिस, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां होती हैं, जीवाणु से। ईस्ट, जिसे खमीर भी कहा जाता है, वायु में पाए जाने वाला एक कोषीय जीव है, जो ब्रेड को फुलाने के काम में आता है, भी पीछे पड़े हुए। किसका प्रयोग अल्कोहल बदलने में, डबल रोटी बनाने में, जलेबी को बनाने में होता है, खमीर या कह सकते हैं ईस्ट। जो लोग छुआछूत से फैलने वाले रोग होते हैं, जो रोग, वो रोग कौन रोग हैं, हैजा, चेचक और टीबी। ये छुआछूत वाले होते हैं, छूने से हो जाते हैं, इनको कहते हैं संचारी रोग। एक दूसरे से नहीं फैलते हैं, जैसे एलर्जी, रक्तचाप और कैंसर, डायबिटीज, ये कौन से होते हैं, असंचारी रोग। राइनो वायरस रोगाणु से का कारण क्या है, जुखाम में पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम मादा मच्छर एनोफिलीज से होता है, मलेरिया होता है। एंटमीबिया, हेस्टोलिका, अमेबा, बैसिलस जीवाणु से क्या होता है, पेचिस होती है। ब्रेविया कालेरी जीवाणु बैक्टीरिया से क्या होता है, हैजा होता है। ये मान लो भैया, ये सोना पढ़ रहे हो आप, सोना इन किताबों में ना सोना छिपा हुआ है, हम कहाँ ढूंढते रहे, हमने देखा गली गली, वो मिली सामने गली में, सही है, वही हिसाब हुआ, हमने ढूंढा जहाँ था। डेंगू वायरस नामक भाग, एंडीज मच्छर से डेंगू होता है, एंडीज इजिप्टी मच्छर। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की विधियां कहलाती हैं, परिरक्षण। कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति। और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज। कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ध्वनि का क्या व्यक्त करता है कि ध्वनि मोटी हो या पतली हो, उसका तात्तत्व निर्भर करता है कि वो ध्वनि मोटी है या पतली है। आवाज़ अगर पतली होगी तो तारतत्व अधिक होगा, और आवाज़ अगर मोटी होगी तो तारतत्व कम होगा।
खरा सोना पड़ रहा है भैया। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि अपसर्ब कहलाती है, जो हाथी और कबूतर सुन सकते हैं। कौन सी ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है? ये ध्वनि हमारे कान को स्पष्ट सुनाई नहीं देती, तो ये श्रव्य हो गई। इसमें ये हमारे कानों में दिखाई देती है, सुनाई, सॉरी यहाँ पर नहीं लिख गया, नहीं गलत है ना, ये श्रव्य होती है, हमको सुनाई देती है, सही है। तभी तो मैं कह रहा मैंने कुछ थोड़ा मैंने गलत टाइप कर दिया, ये चोरी पकड़ ली मैंने। 20,000 से अधिक कौन सी ध्वनि है जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता, किंतु कुछ कुत्ता, चमगादड़, डाल्फिन, मछलियाँ सुन सकती हैं? पराश्रव्य। ध्वनि में वायु की चाल क्या होती है? 332 प्रति मीटर प्रति कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, सही है। ध्वनि संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, निर्वात में नहीं होगी ये, मतलब कोई ना कोई माध्यम चाहिए इसके लिए। ध्वनि तुम सोचो कि मतलब हवा ना हो, जैसे चंद्रमा पे जाओ या कहीं भी आप किसी ग्रह पे चले जाओ जहाँ वायु नहीं है, वहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी एक दूसरे की, सही है। और ध्वनि के संचरण किसकी आवश्यकता नहीं होती? निर्वात की, मतलब कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए। प्रकाश को चाहिए निर्वात की। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से होती है बहुत अधिक, प्रकाश की चाल। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है तथा गैस में न्यूनतम होती है। ध्वनि की किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम वापस आना ध्वनि का कहलाता है परावर्तन। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। वस्तु की स्थिति, आकृति तथा गति के कारण अवस्थाओं में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। स्थिर ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों ही किस रूप में होती है? यांत्रिक ऊर्जा में रूप में। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता स्थिर ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा। ऊर्जा का हिस्साई मात्रक जूल। जल विद्युत पावर परिवर्तित करता है प्लांट यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। भाप इंजन डीजल है, ये डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में दहन किया जाता है, उसमें ऊर्जा का, सही है, और ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, सही है, उसमें ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लाउड स्पीकर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रूपांतरित होती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे करते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। मोटर, पंखे, ग्राइंडर ये किस में करते हैं? विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में। प्राथमिक विद्युत सेल किस में करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जलती हुई मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय या प्रकाश ऊर्जा में। हाँ भैया, प्रश्न नंबर 181। प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम से लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। प्रश्न नंबर 182। समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण के कौन से दो प्रकार होते हैं? एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है सदैव उल्टा, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं भाई। यहाँ से ये मान लो ये क्रीम पढ़ रहे हो आप। बल वह धक्का है या खिंचाव है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। बल की परिभाषा लिखी हुई है। अब 187 किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? हम घर्षण बल कहते हैं। 188 ऐसे साधन जो कार्य को सरलता और सुविधा से तेजी से करने में सहायक हो क्या कहलाते हैं? सरल मशीन कहलाते हैं। घर्षण से वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत ऊर्जा। बादलों में विद्युत विसर्जन का कारण होता है, जो बिजली चमकती है, त्वरित आकाशीय बिजली उत्पन्न करते हैं। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। हमारी पृथ्वी का पर कितना जल है? 3/4, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना कभी हिम्मत हारना, ना कभी पीछे मुड़ना, मुश्किलें जितनी भी हो जीवन में तुमको बस आगे बढ़ना। भैया अब जल जो 100% है उसका डेफिनेशन देख लो। समुद्री जल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 97% होता है। 2% ग्लेशियर और बर्फ होते हैं, वो पिघलने से बनता है। 1% भूमिगत या झील, नदी, तालाब के अंदर होता है, सही। ये जल की पूरा वो हो गया। 194 जल का प्रत्येक अणु बनता है 2 परमाणु हाइड्रोजन H2 और 1 परमाणु ऑक्सीजन O के सहयोग से बनता है H2O। जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलकर जल का निर्माण करते हैं, सही है भैया। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट। 196 नंबर जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। देखो जल का क्वथनांक 100 हो गया, हिमांक 0 हो गया और घनत्व कितना हो गया? 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। मृदु जल साबुन के साथ
अधिक झाग देता है, मृदु जल होता है। ये पहचान होती है, जो मृदु जल होगा वो साबुन के साथ ज़्यादा झाग देगा, और वही साबुन के साथ अगर कठोर जल होगा तो कम झाग देगा। सही है, ये थोड़ा समझ लेना। अब ये 199 वेरी इंपॉर्टेंट है। जल में अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? अस्थायी होती है, टेम्परेरी। उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कल घुले होते हैं। सही है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। सही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, जल में स्थायी कठोरता किस कारण होती है? तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट के लवण घुले होते हैं। ये दोनों स्थायी और अस्थायी में क्या कारण रहे हैं, क्या क्या घुले होते हैं? ये दोनों के दोनों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर की जाती है? उबाल कर की जाती है। जल की अस्थायी कठोरता, सही है, कैसे? चूना मिलाकर कलार्क विधि द्वारा। अगर आज भी कलार्क विधि क्या है तो ये बता देना। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है, जिसमें चूना मिला के दूर की जाती है। जल की स्थायी कठोरता कैसे होती है? धावन सोडा, धोने वाला जो सोडा होता है उसको इसकी स्थायी कठोरता दूरी हो जाती है, और अस्थायी चूना मिलाकर कलार्क विधि द्वारा। और अस्थायी कठोरता उबाल के भी दूरी होती है। जल की स्थायी व अस्थायी कठोरता दोनों चीज़ें हो तो परम्यूटेड विधि या ज्यूलाइट विधि से, मतलब परम्यूटेड विधि और ज्यूलाइट विधि है, ये जो है जल की अस्थाई और अस्थाई, स्थायी और अस्थाई दोनों कठोरताओं को दूर करने के काम में आती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा। ये मान लो एक एक खरा सोना पड़ रहा है आप। 205, द्रव्य को उसके क्वथनांक तक गर्म करके निकली वाष्प को पुनः ठंडा करके पदार्थ के शुद्ध अवस्था प्राप्त की जाती है। सही है, वो क्या कहलाते हैं? आशवन। सही है, गर्म किया, गर्म करने के बाद में ठंडा किया, और जो वाष्प होती है ना, जैसे मान लो मोमो वगैरह बनते हैं उसकी वाष्प से ही तो बनते हैं, अगर वो ठंडी हो जाए वाष्प तो वो विधि क्या कहलाएगी? आशवन कहलाएगी। किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में हम शुद्ध जल या आसू जल प्राप्त करते हैं? आशवन विधि द्वारा। जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। वायु कई गैसों का क्या है? मिश्रण। किसी वस्तु के जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो वस्तु जलेगी नहीं। किसका प्रयोग करने में उपयोग होता है? नाइट्रोजन का। किस गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सारे के सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सी गैस बुझाने के काम आती है आग लग जाए तो? कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, जो सिलेंडरों में बड़ी होती है, जो स्कूलों में रखे होते हैं, प्राइमरी स्कूलों में, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। सोडा वाटर, कोला, अन्न, झागदार पेय में जो बुलबुले होते हैं किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। ठोस बर्फ, शुष्क बर्फ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक, कार्बन मोनोऑक्साइड जो वायु प्रदूषण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। सही है। अगला है, लगभग सभी ईंधनों में क्या उपस्थित होता है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है? तो भैया ये कार्बन होता है। मैं 1% भी अपनी पास से नहीं पढ़ा रहा हूँ। सही है, ये जो कुछ भी है ना, कक्षा 1 से 8 तक की जो किताबें होती हैं सारी विद्यालयों में, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चलती है, उनका निचोड़ है ये। प्रश्न नंबर 217, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि हो जाती है? जो भविष्य में जो ध्रुव होते हैं ना, वो बर्फ जो पिघल रही है और जो पानी का आयतन बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, वो क्या होता है? वो क्या कारण है? उसका क्या रीजन है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारी पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघलना है। प्रश्न नंबर 218, कौन सी गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है? सूर्य की ऊष्मा को जो अंतरिक्ष में वापस जाती है उससे जाने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है वही रोक लेती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भैया। सही है, कुछ जाना चाहिए ना अंतरिक्ष में वापस, सूर्य किरणें वो नहीं जाने देती, रोक लेती है, तभी तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। सही है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वायु में पाई जाने वाली गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल के अभिक्रिया के साथ क्या बनाते हैं? अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। कहाँ स्थित तेल शोधक कारखाने के सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल से क्रिया करके अम्ल वर्षा कराते हैं? मथुरा के तेल शोधक कारखाने। अब हर किताब के लास्ट में ना, अधिकतर किताबों के लास्ट में मैंने देखा है कंप्यूटर का टॉपिक है, तो मैंने वो भी नहीं छोड़ा। मतलब मैंने किताब का एक एक पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सब ले लिया, पूरा किताब का निचोड़ दे दिया। तो इसमें कंप्यूटर भी होगा। आप ये मत सोचना कि यार कोई पर्टिकुलर एक परमानेंट किताब तो है नहीं, कंप्यूटर के प्रश्न कहाँ से आ गए। तो आप आज ही जाके किताब देखना, उसके लास्ट पेजों पर जाना, उसमें कंप्यूटर में थोड़े 2, 4, 5 पेज हैं जो कंप्यूटर से संबंधित है। सही है। कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस, जिससे कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस हैं। सही है।
अगला क्वेश्चन, और हाँ 1-2 में तो कक्षा 1-2 में तो कुछ है नहीं पढ़ने लायक, इसलिए उसका मैंने कुछ दिया नहीं है। 3 में भी कुछ नहीं है, शायद 3 की एक किताब का दिया है, बाकी 4, 5, 6, 7, 8 के हर किताब का दिया हुआ है। हिंदी का दिया हुआ नहीं है, जैसे हिंदी में तो प्रश्न उत्तर होते हैं, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते हैं, और ना कोई मैथ का। बाकी विज्ञान का, हमारा परिवेश, हमारी पृथ्वी और भूगोल, जीवन, ये सब कुछ दिया है मैंने। वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष प्राप्त या परिणाम प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और ईयरफोन और प्रोजेक्टर। आउटपुट क्या मतलब? इनपुट वो जिससे हम निर्देश दें और वो निर्देश बाहर निकल के आए परिणाम के रूप में या निष्कर्ष के रूप में, तो वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। जैसे हमारा मॉनिटर, अगर हम मॉनिटर से कुछ मतलब करेंगे तो बाहर प्रिंट आउट जो करेंगे मॉनिटर से तो करेंगे, प्रिंटर से। माउस कितने प्रकार के होते हैं? 3, मैकेनिकल माउस, प्रकाश माउस, तार रहित माउस। कंप्यूटर कितने कीबोर्ड होते हैं? 104 होते हैं। किसकी मदद से स्क्रीन को बाएं दाएं ऊपर नीचे ले जाने के लिए किया जाता है? कर्सर का। फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है? F1 से F12 तक। टाइपराइटर फंक्शन कीज़ होते हैं F1, F12। टाइपराइटर की में अक्षर संख्या और अंत संकेत छिपे होते हैं, किसमें? टाइपराइटर में। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड की किस ओर होता है? दाईं ओर। इसमें कैलकुलेटर जैसे बटन होते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। किससे मेमोरी, कीबोर्ड और प्रिंटर आदि के कार्य को कंट्रोल किया जाता है? सीपीयू। एएनयू प्रोसेसर रजिस्टर कंट्रोल यूनिट किसके घटक हैं? सीपीयू के। किस बटन द्वारा बिजली के बिना संपर्क तोड़े कंप्यूटर को दोबारा चालू किया जा सकता है? रीसेट बटन से। निर्देशों का एक समूह जो एक विशेष कार्य करता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि यार ये मेरी कोशिश कैसे लगी। अब भैया मैं ना प्रकृति किताब है एक, हमारी कक्षा 5 में चलती है प्राइमरी स्कूलों में, प्रकृति या कह सकते हैं हमारा परिवेश। डीके एजुकेशन अड्डा इन अनमोल धरोहरों को लेके आया आप सभी के पेश। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक रामबाण साबित होंगी। सही है भैया, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो। अब हम बात कर लें कि हमारी ये प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं ये एक अमृत के समान है। सही है, और इसको जो लेखक हैं वो मैं स्वयं हूँ, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मैं एक सहायक अध्यापक हूँ जो विकासखंड शाहबाद रामपुर में कार्यरत हूँ। सही है, और ये मेरा मोबाइल नंबर। अगर किताबों में कोई लग रहा हो यार किताब में ये पॉइंट कुछ अलग करके दे दिया है, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, हो सकता है 0.1% मुझसे भी कोई गलती हो गई है, हालांकि मैंने 3 बार नोट्स चेक किए हैं, तो मुझे इस व्हाट्सएप पर मुझे कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर बता देना कि भाई ये देखो ये साक्ष्य है और ये आपने ये गलती कर दी है। सही है, चलिए प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक क्लास 4 की है, पर्यावरण या हमारा परिवेश। अंधे लोगों के लिए लिपि, ब्रेल लिपि। लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के, और इनके नाम से ब्रेल लिपि ही जानी जाती है। जो लोग नहीं सुन सकते उनकी भाषा को इस्तेमाल की जाती है सांकेतिक, संकेत वाली। सुधा चंद्रन प्रसिद्ध है भारतनाट्यम क्षेत्र में। अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए, ये रामबाण वीडियो है, ये नहीं केवल आप ही पढ़ेंगे। किसने कृत्रिम पैर की सहायता से एवरेस्ट की चढ़ाई की? अरुणिमा सिन्हा ने। किसको दिखाई नहीं देता और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया? रविंद्र जैन ने। किसका एक हाथ खराब होने पर तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया? शरद गायकवाड़ ने। खेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इंडोर गेम और आउटडोर गेम। शतरंज, टेबल टेनिस और कैरम बोर्ड इंडोर गेम है। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल आउटडोर गेम है। इंडोर का मतलब जो घर में और छोटी जगहों में खेल लिए हैं, आउटडोर जो खुले मैदानों में खेलने वाले खेल होते हैं। सही है भाई। अगला प्रश्न नंबर 10, घर के अंदर खेले जाने वाले इंडोर गेम, खेल के मैदान में खेले जाने वाले आउटडोर गेम। किसके नेतृत्व में हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था शुरू में? मेजर ध्यानचंद। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में रजत पदक किस खेल में जीता था? बैडमिंटन में। सुशील कुमार का संबंध है कुश्ती से। वह महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट टीम की कप्तान जो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हो? मिताली राज। अजय ठाकुर का संबंध किस खेल से है? कबड्डी। राष्ट्रीय खो खो टीम के कप्तान कौन है? नसरीन शेख। भाई साहब जो किताब में लिखा है मैंने वो लिख दिया है। अब किताब 2 साल या 3 साल या 1 साल पुरानी हो सकती है, अब हो सकता है कि राष्ट्रीय खो खो टीम के कप्तान बदल गए हूँ, तो ये आपने देख लेना। मैंने तो किताब का जो दिया है फोटो स्टेट वैसे ही कर दिया है इसमें, यहाँ पर लाके। सही है, उसकी क्रीम निकाली यहाँ पर डाल दी, आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब यहाँ पे इसमें तो कुछ चेंजेस भी हो गए होंगे, जो वर्तमान में कप्तान कौन है, इस टाइप की चीज़ें। मगर ये थोड़ी सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कुछ चीज़ें 1% भी चेंज नहीं होता, मतलब जो वर्तमान वाली चीजें होती हैं वही चेंज होती हैं। अब ये हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद के। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कौन गोला फेंक में पैरा ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई? दीपा मलिक। तमिलनाडु के किसने ऊंची
कूद में स्वर्ण पदक जीता। मेरेप्पन थंगेवेलु, सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है कुत्ते में। किसके पास भारी कान नहीं होते पर जमीन पर होने वाले कंपन को महसूस करता है, तो वो होता है भैया सांप। अब भी पेपर हुआ है उसका पुलिस भर्ती का, ये मान लेना पूरा सब कुछ ऐसे ही दे दिया है। पुरानी जो शिक्षक भर्तियां हुई हैं 68,500 69,500 और जो टेट की परीक्षा होती है सब यहीं से दे देते हैं, कहीं बाहर से नहीं आता। और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम चाहे उत्तर प्रदेश के हों केंद्र के हों, यहाँ से देख लेना प्रश्नों की भरमार होती है। इसलिए इन्हें पढ़ो और भाई साहब अपने मिशन को कामयाब बनाओ। चलो भैया लगे रहो डीके एजुकेशन अड्डा पर। सुनने की सबसे ज्यादा क्षमता किसमें होती है? चमगादड़ में होती है। वयस्क व्यक्ति के लिए सोने कितना आवश्यक है? 6 से 8 घंटा 24 घंटे में। दिन में कौन सोते हैं? उल्लू और चमगादड़। हाँ भाई, खंडवा वाले सर तो नहीं सोते हैं, कमेंट करके बताना भैया। दंगों वाले सर जी के खंडवा वाले सर दिन में सोते हैं नहीं सोते हैं? पशु पक्षियों की प्रजातियों जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं, विलुप्त प्रजाति जो समाप्त हो गई, जो खत्म होने की कगार पर भी समाप्त नहीं हो, खत्म होने की कगार पे हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां कौन सी हैं? डायनासोर, लाल पांडा, डोडो पक्षी, लाल तोता और मेमत, ये विलुप्त हो चुकी हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई हैं प्रजातियां। अब संकटग्रस्त कौन सी हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं? गौरैया, अफ्रीकन हाथी, बाघ, गिद्ध, साई, शेर, काला हिरण, बारहसिंगा और कछुआ। पहले भाई साहब मैं छोटा था ना तो गिद्ध बहुत देखता था, मेरे गांव के आसपास बहुत गिद्ध रहते थे। अब भाई साहब कोई गिद्ध नहीं देखा, एक जमाना बीत गया, 10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। विश्व गौरैया दिवस 22 मार्च। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973। अरे भैया नंबर बरस रहा है, नंबर भाई। कक्षा 4 की किताब का देख लो भैया, पर्यावरण का इतना कुछ है प्रकृति में। टाइगर दिवस मनाते हैं 29 जुलाई। प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य और कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, चंद्रप्रभा वन जीवन अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कान्हा किसली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ये सब क्रीम पढ़ रहे हो, क्रीम बिल्कुल भैया बिल्कुल क्रीम पढ़ रहे हो, सही है। किन पौधों पर लाख के कीड़े को पाला जाता है? पलाश या कुसुम के पौधों पर? पलाश, बाग, कुसुम, बाग होता है या बाग लग गया, बाग, पलाश, बाग, कुसुम के पौधे पर। किन पौधों के रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है? सहसूत के। प्रारंभिक मानव की बड़ी उपलब्धि थी आँख की खोज। मानव का प्रथम पालतू पशु कुत्ता। सर्वप्रथम खोजी गई धातु मनुष्य द्वारा तांबा। सही है भैया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलवाता है? जंगल अधिकार कानूनियम 2007। सरकार ने वनों की रक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की? सामाजिक वानिकी। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा ने। लकड़ी, पानी और बेयार ये जंगल के हैं उपकार किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन का। किसने सन 1905 में वन महोत्सव की शुरुआत की? के एम मुंशी ने। पहाड़ी इलाकों में गढ़वाल में लड़के लड़कियों की शादी के अवसर पर पेड़ लगाने की प्रथा है, किस आंदोलन से प्रेरित थी? मेती आंदोलन। शुरुआत जो हुई है ना मेती आंदोलन से हुई है। लड़की जाती है ससुराल में पेड़ लगाती है, एक वृक्ष ले जाती है, फिर उसी को बड़ा करती है। विवाह के बाद लड़की ससुराल आने पर एक पौधा लगाती है, इसे क्या कहते हैं? मैती वृक्ष। भोज्य पदार्थों को जीवाणु फफूंदी से बचाने के लिए एक पुरानी प्रथा क्या है? सुखाना या फिर निर्जलीकरण। भोज्य पदार्थों को किसी बर्तन में ठंडी जगह पर रखना कहलाता है प्रशीतन। कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं, जैसे सोडियम बोजेनेट व सिरका। सही है। अगला है सर्वप्रथम दूध को 70 डिग्री पर तापमान पर गर्म करो। सही है, 70 डिग्री पे, फिर तुरंत 0 डिग्री पर ठंडा कर लो, तो इसे क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण। जो डेयरी उरी पे दूध आता है जो पैकेटों में सीलबंद होता है, वो इस पाश्चुरीकरण की वजह से आता है। वो समझ लेना, 70 डिग्री पर टेम्परेचर पर पहले वो गर्म होता है, खौला हुआ होता है, फिर 0 डिग्री पे ले आते हैं, फ्रिज में रखकर वही बेचते रहते हैं। उससे क्या होता है? जो हानिकारक बैक्टीरिया आगे उत्पन्न भी नहीं हो पाते और जो होते भी हैं वो खत्म हो जाते हैं। 50 तरबूज, खरबूज, बाजरा उगाने के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? बलुई। सही है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गेहूं, चना, मटर, धान उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी चिकनी। गन्ना उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी सिल्ट। धान, कपास, गन्ना उगाने के लिए दोमट। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम की दृष्टि से रामबाण है। आप कहाँ इधर उधर मार्केट में भटकते रहे भाई। एक से मतलब 2-3 क्लास से ऊपर की जो 8 तक की किताबें हैं, इनका निचोड़ आप मेरी वीडियो देख लो, आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तो कहना भाई। कौन सी फसल जुलाई अगस्त के प्रारंभ में बोई जाती है, जाड़े के प्रारंभ में काटी जाती है? जैसे धान, मक्का, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, तंबाकू, जूट आदि। तो ये भैया खरीफ की फसल होती है। सही है। ये कब जुलाई अगस्त में बोई जाती है और जाड़े के मौसम में अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अगला है कौन सी फसल नवंबर में बोई जाती है तथा गर्मी के प्रारंभ में काटी जाती है? जैसे गेहूँ, चना, मटर, अलसी, अरहर, राई, सरसों, आलू। तो ये रबी की फसल है। सही है भैया। कौन सी फसल गर्मी के प्रारंभ में काटी जाती है
और वर्षा के प्रारंभ में काट ली जाती है, गर्मी में बोई जाती है और वर्षा में काटी जाती है। मतलब वही 2-3-4 महीने का 2-3 महीने की होती है ये। जैसे पालेज वगैरह होती हैं सब्जियां, जैसे सब्जियां ककड़ी तरबूज आदि, तो ये जायद की फसल होती है। सही है, ये सब्जियां वगैरह हो गई इसमें, और पालेज वगैरह तरबूज खरबूज अरकड़ी ककड़ी हो गए। सही है, तो 2-3 महीना की फसल होती है। किस क्रांति से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया? हरित क्रांति 1966। इस क्रांति से बिल्कुल परिवर्तन आ गया कृषि उत्पादन के क्षेत्र में। पौधे पोषण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। जो अपना खाना स्वयं बनाए वो स्वपोषी, और जो दूसरों के ऊपर निर्भर है वो परपोषी। परपोषी में निम्न प्रकार होते हैं, परजीवी होते हैं जो दूसरों के ऊपर होते हैं, मृतपोजी मरी हुई चीज़ों से, सहजीवी और कीटभची। ये कौन से परपोषी के प्रकार हो गए। पौधों में जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा अवशोषित होता है? जड़ के द्वारा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में किसके द्वारा ली जाती है? पत्तियों के सूक्ष्म रंध्र, जो पत्ती होती है तुमने देखी होंगी, पत्ती में छोटे छोटे जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं, इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। सही है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यकता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यकता है, जल और सूर्य प्रकाश। जैसे हम खाना आपकी माँ बनाती होंगी, आप खुद बनाते होंगे, तो नमक चाहिए भाई, गैस जलाने के लिए चाहिए, मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए। वैसे पौधों के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये सब मटेरियल मिला के ही इनका खाना बनता है। किसका? पौधों का। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। भाई साहब मेरी हिंदी की वीडियो देख लेना, पूरी A to Z हिंदी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, टोटल हिंदी बहुत आराम से। सही है। और जीएस तो तुम्हारी ये मान लो, ये जो वीडियो देख रहे हो ना, जीएस के बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर बिल्कुल बैठ गया हो आप लोग। पौधे किन के द्वारा दिन रात श्वसन क्रिया करते हैं? पत्तियों के छिद्र रंध्रों द्वारा। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? पर्णरिम बोल सकते हैं या क्लोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें एक ही हैं। कौन सा पौधा अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है? जैसे कुकुरमुत्ता, मृतपूजी पौधे होते हैं। ऐसे पौधे जो भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे अमरबेल है। कीट पतंगों को खाने वाले पौधों नाइट्रोजन की कमी रहती है। जो कीट पतंगों को खाने वाले पौधे होते हैं, ये कीट पतंगे खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। सही है। बीनस फ्लाई ट्रप पौधा है, कीटभची। सही है। किताब में देखना कीटभची पौधा जाके, कैसा घड़े की तरह मुंह होगा उसका वो। प्रश्न नंबर 17। सही है भैया। कौन एक कीटभची पौधा है जिसका आगे वाला भाग घड़े के आकार जैसा है और खुशबूदार रस फेंकता है? और वही खुशबूदार रस सूंघने के लिए कीड़े मकोड़े आते हैं, फंस जाते हैं, नेफतें। और शायद इसको ना घड़पर्णी भी पौधा ही बोलते हैं, घड़े की तरह मुंह है इसका। भोजन की निर्भरता के आधार पर पौधों से लेकर मांसाहारी जंतु तक एक कड़ी बन जाती है। इसको क्या कहते हैं? खाद्याल या फिर चैन। बर्फ से बने हुए घर को क्या कहते हैं? इग्लू। सही है। ये सारे पॉइंट अमृत हैं। किसके बने घरों की दीवारें मोटी होती हैं और गर्मी कम लगती है? मिट्टी के। चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते, खाते पीते और सोते हैं, सब्जियां भी उगाते हैं। इन घरों को क्या कहते हैं? सामपान कहते हैं। अगला है अमेजन। जो अमेजन है ना, अमेजन का जंगल या वन के बहुत पानी बरसता है और गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग ताड़ की पत्तियों के खंभों से टिकाकर बड़ी गोलाकार छत बना देते हैं। सही है। बहुत क्या रहती है? उमस रहती है। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है और मानव जनित कौन कौन सी है? प्राकृतिक जो नेचुरली होती है, हमारे हाथ में नहीं है। भूकंप, बाढ़, सूखा, लू, आंधी, तूफान, शीतलहर, बादल फटना, वनों में आग लगना, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये क्या होता है? ये प्राकृतिक आपदाएं, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब इंसान के हाथ में क्या है? मतलब हमारे और आपके हाथ में क्या है जो हम खुद उत्तरदायी हैं? प्रदूषण, फैक्ट्री लगा के इधर आग लगा दी कहीं पे। वनों में आग से अलग मतलब होता है, वनों में आग ऐसे भी लग जाती है, जैसे बिजली कड़कती है, बारिश होती है ना, उस कारण भी आग लग जाती है वनों में। सही है। तो इसका ये मतलब ना कोई लगा के ही आता है आग, ये हम खुद उत्तरदायी हैं। मतलब कोई खेत जला दिए, उससे प्रदूषण पैदा हो रहा है, मतलब हमारे किसान भाइयों ने, या हमने खुद खेत जला दिए धान या गेहूँ के, तो वहाँ प्रदूषण पैदा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो गया, भट्टे, चिमनी वगैरह, इनसे निकलने वाला धुआं हो गया। अपराध करते हैं हम, दंगे करते हैं, रासायनिक दुर्घटनाएँ होती हैं, फैक्ट्रियों में जो रासायन होता है उसकी दुर्घटनाएँ, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों भी दगुआ वाले सर जी और खड़ुआ वाले सर जी, कमेंट करके बताना खड़ुआ वाले सर जी के बच्चे कितने हैं। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ खड़ुआ वाले सर के लिए, 8 बच्चे, 9 बच्चे, 7 बच्चे या फिर 10 बच्चे हैं खड़ुआ वाले सर के। भीषण रेल दुर्घटना, ये मानव जनित आपदाएं हैं। किसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया? चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल पुष्यगुप्त ने कराया था, पुंशगुप्त ने। फिर अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 69। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कुएं एवं जलाशय के साथ कई बड़ी नहरों का निर्माण कराया? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कुएं, जलाशयों के साथ बड़ी नहरों का भी
बड़ी नहरों में बहुत आया, कई बार पूछ लिया कि बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण किसने कराया, तो फिरोज तुगलक ने कराया था। ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाते हैं जैसे नमक और चीनी, उन्हें क्या कहते हैं? विलय पदार्थ। चीनी नमक से तैयार द्रव को क्या कहते हैं? विलायक। जो द्रव में नहीं घुलते उसे क्या कहते हैं? जैसे चाक, पाउडर और रेती विलय में नहीं, द्रव में नहीं घुलते तो अविलय पदार्थ। पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा होने बीमारी का क्या कारण है? दूषित जल। मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से। किससे कैनून दवा औषधि प्राप्त की जाती है? मलेरिया के उपचार में काम आती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से। सही है भैया। डेंगू बुखार कौन से मच्छर के काटने से होता है? एंडीज। चिकनगुनिया विषाणु द्वारा होता है, ये किस मच्छर के काटने से होता है? एंडीज। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सही है भैया। एक एक प्रश्न हमारा सोने सा खरा है। सीएनजी के अवयव क्या है? मीथेन, ईथेन तथा प्रोपेन। कौन सी गैस रंगहीन, गंधहीन तथा हवा से हल्की होती है? सीएनजी। किसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं? सीएनजी। मतलब ये कम से कम प्रदूषण फैलाती है, सीएनजी, ये ध्यान रखना। कौन सी गैस प्रदूषण बहुत कम फैलाती है, ये पर्यावरण के लिए अच्छी मानी जाती है? सीएनजी। ये भैया टैट में आ चुका है। मूलांकुर से जड़ तथा परांकुर में क्या बनता है? तना। हमारी पृथ्वी के लगभग कितनी प्रतिशत भाग पर जल है? 71, और बाकी शेष बची 69% इस पर जमीन है। बड़े स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? बड़े बड़े स्थलीय भाग होते हैं जो चारों तरफ से क्या होता है? पानी से घिरे होते हैं, महाद्वीप। ये महाद्वीप। पृथ्वी पर महासागर एवं महाद्वीप क्रमशः कितने हैं? देखो महासागर हो गए 5 जो पानी है बड़ा बड़ा, और महाद्वीप कितने हैं पृथ्वी पर? 7। तो 5 तो हो गए हमारे महासागर और 7 हो गए महाद्वीप, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब हम बात कर लें कि भैया महाद्वीप 5 महासागर कौन कौन से हैं। तो एक तो हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। अगला है कौन सा महासागर सर्वाधिक विस्तृत एवं गहरा है? ये संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग पर फैला है, तो ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के सबसे गहरा गिरत क्या है? मैरियाना गिरत है, जो कि 11 किलोमीटर गहरी है। महाद्वीप कौन कौन से हैं? जो 7 हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सही है भैया। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कौन सा है भाई? एशिया। हाँ भैया, इसे देखना ना भूलें पार्ट 2, क्योंकि पार्ट पहले में जो है बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए पार्ट 2 भी बना दिया गया है। वो भी मात्र 1 घंटे का होगा।